Hello everyone, good morning. Very good morning to all of you. So सबसे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं. Myself Sandeep Chandrakar and I secured AIR 242 in GATE 2011 exam. Right. And after that, I did my master from IIT Delhi in thermal engineering. After that, I did my master from IIT Delhi in thermal engineering. And अगर मैं बात करूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप प्लान करते हो या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप प्लान करते हो, सो आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड CHA10. रेफरल कोड CHA10. दिस इज माई रेफरल कोड. सो इफ यू आर यूजिंग दिस रेफरल कोड CHA10, अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो CHA10, तो आपके दो एडवांटेज है. पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो आपको यही होने वाला है कि डेफिनेटली आपको 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको ऑफ मिलेगा. ठीक है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाह रहे हो, जिसका जो भी प्राइस होगा, ठीक है, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट आपके पास बेनिफिट है. पहला आपके पास बेनिफिट है कि 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सो ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है, इस प्रिपरेशन की जर्नी में फिर मैं आपके पास मैं आपके साथ रहने वाला हूं एज ए मेंटर. ठीक है, मैं आपके साथ रहने वाला हूं एज ए मेंटर. तो आप चाहते हो कि हाँ, संदीप सर जो है वो मेरे मेंटर रहे. ठीक है, संदीप सर के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करूं. राइट, सो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो रेफरल कोड CHA10. सो दिस इज माई रेफरल कोड CHA10. राइट, और अगर आप मेरे अंडर आते हो, अगर मैं आपका मेंटर होता हूं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा हो गया कि थर्मोडाइनमिक्स एप्लीकेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में मैं आपके साथ रहने वाला हूं. नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा जो होल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, होल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो सारे के सारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ रहने वाला हूं. राइट, मतलब दैट मींस कंप्लीट मेंटर, नॉट ओनली द मेंटर फॉर दिस सब्जेक्ट्स. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के लिए मेंटर नहीं हूं मैं. राइट, इन सब्जेक्ट्स के अलावा और जो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स है, उनमें मैं आपके पास एज ए मेंटर आपके साथ रहने वाला हूं. राइट, सो रिमेंबर द रेफरल कोड इज CHA10. राइट, सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, राइट, और अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो CHA10, सो अगर 1 ईयर का कोर्स अगर आप प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर होल 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर, सो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा? दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द 18 मंथ्स. अगर आप 18 मंथ्स के लिए अगर आप प्लान करते हो, तो फिर आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 24 मंथ, तो फिर आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. सो रिमेंबर, ये आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, ये आफ्टर डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट. राइट, सो आफ्टर डिस्काउंट मतलब आपके पास अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे CHA10, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद फिर आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. राइट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. और इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 2 मंथ, सॉरी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, अगर आप 1 ईयर के लिए मतलब 12 मंथ के लिए अगर आप प्लान करते हो, तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. और इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 24 मंथ, दैट मींस 2 ईयर, अगर आप 2 ईयर का प्लान करते हो, तो फिर जो है वो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? राइट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? क्या डिफरेंस है वो हम लास्ट में देख लेंगे. राइट, चलिए, सो जो लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लास्ट जो लेक्चर है, ठीक है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हम लोगों ने स्टार्ट किया था. वी डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एंड वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स इन द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. नंबर ऑफ थिंग्स हमने लोगों ने डिस्कशन कर लिया हुआ है. राइट, सो अगर हम बात करते हैं फोर्स कन्वेक्शन, राइट, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मेनली आपके पास, ठीक है, मेनली आपके पास जब हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, दैट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द फोर्स कन्वेक्शन, अनदर वन इज द फ्री कन्वेक्शन. सो फ्री कन्वेक्शन की बात हम बाद में करेंगे. पहले हम बात करने वाले हैं फोर्स कन्वेक्शन के बारे में. ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया था कि एक्चुअली फोर्स कन्वेक्शन में हमको क्या क्या चीजें देखना है, और मैंने आपको यह भी बताया था
कि इन अ गेट सिलेबस, ठीक है, 90 to 95% सिलेबस इज, देखिए 90 से 95% जो क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है वो आया है फोर्स कन्वेक्शन से। फ्री कन्वेक्शन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं, पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है वो आया आपके पास फोर्स कन्वेक्शन से, राइट। और फोर्स कन्वेक्शन में यहाँ पे हमको दो टाइप के, ठीक है, दो टाइप के फ्लो में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को एनालिसिस करना है। One is the external flow, one is the external flow, right, flow over a flat plate, so that is the example of the external flow, right. So one is the external flow and another one is the internal flow, right. So force convection हमको देखना है एक्सटर्नल फ्लो में और इंटरनल फ्लो में। सो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल फ्लो के बारे में। सो ऑलरेडी हम लोगों ने ये समझ लिया था कि इफ फोर्स कन्वेक्शन occurs over a flat plate, so if force convection occurs over the flat plate, occurs over a flat plate, तो भाई यहां पे ये किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल फ्लो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल फ्लो, राइट। सो फोर्स कन्वेक्शन ओवर अ फ्लैट प्लेट, राइट। सो फोर्स कन्वेक्शन ओवर अ फ्लैट प्लेट ये हम लोगों ने देखा था। सो भाई एक चीज और यहाँ पे एजम्पशन है कि वो जो फ्लैट प्लेट है, या ये जो एजम्पशन था दैट फ्लैट प्लेट इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। वो जो फ्लैट प्लेट है, वो फ्लैट प्लेट क्या है, दैट फ्लैट प्लेट इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस इज द योर फ्लैट प्लेट, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लैट प्लेट है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, जस्ट एक रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूं, जस्ट एक रिकैप करवा रहा हूं सो दैट कि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है। सो दिस इज द फ्लैट प्लेट, दिस इज द फ्लैट प्लेट, ये आपके पास फ्लैट प्लेट है। और ये जो फ्लैट प्लेट है, इस फ्लैट प्लेट का जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। प्लेट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और प्लेट के टेम्परेचर जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट द, दिस इज कॉल्ड, प्लेट का जो टेम्परेचर है दैट इज नथिंग बट द TS, this is nothing but the TS, right? So this TS you can say this is nothing but the surface temperature, इसको आप सरफेस टेम्परेचर बोल सकते हो, प्लेट का सरफेस टेम्परेचर बोलते हो, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी वॉल टेम्परेचर, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, दिस इज नथिंग बट द वॉल टेम्परेचर। सो दिस TS इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन नहीं है, दिस TS इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, दिस TS इज कांस्टेंट। ये जो TS है, ये TS आपके पास क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट है, राइट। सो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द x इज इक्वल टू 0, दिस इज द x इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग एज, दिस इज द x इज इक्वल टू L, दिस इज कॉल्ड द ट्रेलिंग एज। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लीडिंग एज, और इसको आप बोलते हो ट्रेलिंग एज, राइट। सो लीडिंग एज में भी टेम्परेचर वही है, प्लेट का टेम्परेचर, और जो आपका जो ट्रेलिंग एज है, ट्रेलिंग एज में भी आपके पास जो प्लेट का टेम्परेचर है दैट इज सेम, राइट। अच्छा, ऐसी कंडीशन कब अचीव की जा सकती है, ठीक है, इन प्रैक्टिकल केसेस। अगर हम प्रैक्टिकल केसेस की बात करें तो प्रैक्टिकल केसेस में कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर या कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो कैसे अचीव किया जा सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल टू अचीव द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर और कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल। सो दिस इज पॉसिबल, यस, प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है, राइट। अगर मैं क्या बोलता हूं, ठीक है, इधर समझने की कोशिश करना, अगर इफ दिस इज द प्लेट और दिस इज द प्लेट सरफेस, राइट, और ये जो प्लेट सरफेस है, इस प्लेट सरफेस के इस साइड में, इस प्लेट सरफेस के बॉटम में, इफ सपोज फेस चेंज अकर्स, सो फेस चेंज अगर हो रहा है, मतलब यहां पे अगर देखोगे तो यहां से क्या एंटर कर रहा है, यहां से आप मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है वो एंटर कर रहा है, राइट। और यहां पे अगर देखोगे यहां से क्या एग्जिट कर रहा है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है, ये वाटर क्या कर रहा है, ये वाटर एग्जिट कर रहा है, राइट। सो यहां पे देखोगे दिस इज द x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू क्या है, दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू L। सो अगर आप प्लेट आप देख रहे हो, दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट, प्लेट के इस साइड पे ये दिख रहा है आप लोगों को, प्लेट का ये वाला साइड, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला साइड, इस साइड में आपके पास क्या हो रहा है, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, दैट मींस फेस चेंज हियर, ठीक है, कंडेंसेशन यहाँ पे हुआ है, फेस चेंज हुआ है। तो भाई अगर फेस चेंज हुआ है तो डेफिनेटली वी नो दैट कि इन केस ऑफ द फेस चेंज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, in case of the phase change the temperature is constant, in case of the phase change temperature is constant, that means यहाँ का टेम्परेचर अगर आप देखोगे, राइट, आप यहाँ का टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, प्लेट के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, प्लेट का टेम्परेचर यहाँ पे, ठीक है, आप किसी भी एक्स पे चले जाओ, दैट प्लेट टेम्परेचर इज नथिंग बट द 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन वी कैन अचीव, यस, इट इज पॉसिबल इन प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है, प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, लेकिन क्या होना चाहिए,
वहां पे फ्लूइड है, वो फ्लूइड का या जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का अगर फेस चेंज हो रहा है तो इट इज पॉसिबल टू अचीव द कांस्टेंट टेम्परेचर इन केस ऑफ द प्लेट। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर देख रहे हो, दिस टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपके पास एक्स का फंक्शन नहीं है, राइट। सो इस केस में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, और ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, इस प्लेट के ऊपर डेफिनेटली फ्लो हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो प्लेट है, और ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, इस प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है। Flow occurs over the plate, flow occurs over the plate, so that and velocity of the flow, that is nothing but the u infinitive, and the temperature, that is nothing but the t infinitive, and we assume that, हम यहाँ पे assume करके चलते हैं that t infinitive is lesser than the ts, or I can say the surface temperature is more as compared to the fluid flow temperature, right? So definitely, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कम इनटू पिक्चर, एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कितना कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आपको फाइंड आउट करना है, सो इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस आप टोटल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर लोकेशन पे आप कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ये दोनों मैंने बताया था, राइट। सो अब आपको यहाँ पे ये समझना है, ठीक है, यहाँ पे ये समझना है कि, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर एक्स डिस्टेंस पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस पे आता हूँ, ये मैं x डिस्टेंस पे आया हूँ, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द x डिस्टेंस, और ये जो x डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया था, दिस इज नथिंग बट द स्मॉल एलिमेंट, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, करेक्ट है, दिस इज नथिंग बट द स्मॉल एलिमेंट, एंड दिस स्मॉल एलिमेंट, बिकॉज सरफेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट ना, सरफेस टेम्परेचर का तो कांस्टेंट, सरफेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, दैट स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर मैं प्लेट के टेम्परेचर की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट द टीएस ओनली, राइट। सो दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल, दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया आई कैन से, और ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को मैं क्या बोलता हूँ, दिस डायमेंशन इज नथिंग बट द dx, दिस डायमेंशन इज नथिंग बट द dx, और ये जो आपके पास स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया, let us assume that rate of convection heat transfer is nothing but the dq dot, and the convective heat transfer coefficient is nothing but the hx. The rate of convection heat transfer is nothing but the dq dot, and that convective heat transfer coefficient is nothing but the hx, right? So यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फाइंड आउट द hx, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फाइंड आउट द hx, right? Then find out the h bar, then find out the h bar, or you can say simply, I say this is nothing but the h. So this is nothing but the local, this is the local convective heat transfer coefficient, this is the local convective heat transfer coefficient, and this is nothing but the average convective heat transfer coefficient, average convective heat transfer coefficient, right? And in case of the isothermal condition मतलब if plate is maintained at a constant temperature, if plate is maintained at a constant temperature, then what is the relation between the hx and the h bar, right? What is the relation between the hx and h bar? So relation between hx and h bar, what is the relation between the hx and h bar? So h bar is equal to 1 by l, 0 tends to, or I say 1 by x, I say 1 by x, 0 tends to x, hx dx. This is nothing but the relation between the h bar and the hx. But remember, this is possible, or this equation is valid only when plate temperature is constant, plate temperature is constant, प्लेट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, तभी आप ये लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे ना, इफ यू आर, ठीक है, ऑलरेडी वी परफॉर्म द डेरिवेशन, ठीक है, ऑलरेडी वी परफॉर्म द डेरिवेशन, ऑलरेडी हमने डेरिवेशन वाला जो पार्ट है वो देखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन आप लोगों ने नहीं देखा है, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द कंप्लीट डेरिवेशन, और वहां पे आप देखे थे तो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, दोनों साइड से टीएस माइनस टी इन्फिनिटी, टीएस माइनस टी इन्फिनिटी इज कैंसल आउट, अगर आप लोगों ने डेरिवेशन देखा होगा तो। So it is possible only when the plate temperature is constant, right? Plate temperature अगर constant है तभी आपके पास ये जो mathematical expression आप use कर सकते हो, right? So once you will get the h bar, then what is the second objective? The second objective is nothing but the find out the total heat transfer, and the total heat transfer is find out by using h bar A.
and that is Ts minus T infinitive. Ts minus T infinitive. H bar multiplied by A into Ts minus T infinitive. This is the total rate of heat transfer. Getting my point? राइट. सो अब यहाँ पे आप ये करो कि अगर आपको, ठीक है, चाहे आपको Hx फाइंड आउट करना होगा या H बार फाइंड आउट करना होगा, तो देयर इज अ एम्पिरिकल रिलेशनशिप ऑफ द नसेट नंबर. सो ऑलरेडी वी डिस्कस कि इन केस ऑफ द फोर्स कन्वेक्शन, ऑलरेडी वी डिस्कस in case of the forced convection, in case of forced convection, in case of forced convection, जो नसेट नंबर होता है, नसेट नंबर, अब नसेट नंबर क्या है ये मैं नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नसेट नंबर है, इट इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड द प्रांडल नंबर, और आई कैन से द लोकल नसेट नंबर is the function of REX, local Reynolds number, and the Prandtl number, right? So in case of the force convection over a flat plate, in the case of the force convection over a flat plate, and the flat plate is maintained at a constant temperature. Flat plate is maintained at a constant temperature. So बार बार मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, constant temperature, remember, ठीक है. यहाँ पे जो भी प्लेट आप देख रहे हो ना, उस प्लेट का जो सरफेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन है. प्लेट का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन है, राइट. सो इस केस में अगर हम इंपेरिकल रिलेशनशिप की बात करें, मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें, ठीक है, नसेट नंबर रिलेशन बिटवीन द नसेट नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड द प्रांडल नंबर, ये आपके पास क्या आया था, ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था. बट ये क्या आया था, ये डिपेंड करता है कि आपके पास दैट प्लेट के ऊपर, ठीक है, प्लेट के ऊपर जो फ्लो है, दैट फ्लो इज लैमिनार फ्लो, और जो फ्लो है दैट फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो. फ्लो इज लैमिनार फ्लो और फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो, राइट. सो अगर आपके पास लैमिनार फ्लो है, इफ फ्लो इज लैमिनार फ्लो, ठीक है, सो दैट NUX दैट इज नथिंग बट द 0.332, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, REX टू द पावर 0.5, प्रांडल नंबर टू द पावर 0.3, right? And what is the average Nusselt number? If you want to calculate the average Nusselt number, NU bar, or simply I can say this is nothing but the NU. So this is nothing but the 2 times of the NUX, right? So again remember, ये जो mathematical expression है, this is applicable only when flat plate is maintained at a constant temperature, अभी हम एक दूसरा केस भी देखेंगे जहां पे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, that heat flux is constant, ठीक है. वहां पे देखना, वहां पे आप ये नहीं लिख पाओगे, ठीक है, वहां पे आप ये नहीं लिख पाओगे कि दैट NU बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NUX, आप ये नहीं लिख पाओगे. गेटिंग माय पॉइंट, राइट. सो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप HX देख सकते हो, यहां से आप HX जो है वो देख सकते हो, राइट. और जो HX है वो आपके पास क्या था, X कैसा वेरी कर रहा था, HX इज फंक्शन ऑफ X, ये आपके पास आया था ना, HX जो होगा वो X का फंक्शन होगा, and Hx is directly proportional to x to the power minus 1 by 2, x to the power minus 1 by 2. और अगर मुझे h bar कैलकुलेट करना होगा, if I want to calculate the h bar, so h bar is equal to 2 times of the hx, 2 times of the hx. Getting my point? वैसे ही अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो के केस में, so in case of the turbulent flow, that NUX, which is nothing but the local Nusselt number, this local Nusselt number is 0.0296, Reynolds number REX to the power 0.8 and Prandtl number to the power 0.33 or 0.3, right. So in this case, how do you find out the average Nusselt number? Average Nusselt number. So NU bar is equal to, that is a 5 by 4, and that is nothing but the NUX. और अगर मैं H bar की बात करता हूँ, that H bar is nothing but the 5 by 4 times of the HX, 5 by 4 times of the HX. और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर मैं HX की बात करूँ तो HX यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा था, यहाँ पे जो HX है वो कैसे वेरी कर रहा था, तो दैट HX is nothing but the x to the power minus 1 by 5, x to the power minus 1 by 5. This is the variation of the HX with respect to x. So already ये चीजें हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस क्लास में. गेटिंग माय पॉइंट, राइट. अब आपके पास क्या बात करना है, अब आपको बात करना है, ठीक है, अगर आपके पास जो फ्लैट प्लेट है, इफ दैट फ्लैट प्लेट इट टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, दैट प्लेट टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, राइट, वेयर इज द रेट ऑफ हीट फ्लक्स इज कांस्टेंट, राइट. सो इस सेकंड जो केस है, ये आपके पास कौन सा वाला केस है, देखते हैं यहाँ पे, फ्लैट प्लेट, और आई से फ्लैट प्लेट
with constant heat flux. Flat plate with constant heat flux, right? Flat plate with constant heat flux. So see here, let us assume there is a flat plate. ठीक है, again हम flat plate की बात करते हैं. So let us assume flat plate. This is the flat plate. This is the flat plate. ये आपके पास फ्लैट प्लेट है. एंड इन दिस फ्लैट प्लेट, ये जो फ्लैट प्लेट है, इस फ्लैट प्लेट में अब आपके पास वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं है. ठीक है, वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है. और यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कांस्टेंट हीट फ्लक्स. सो कांस्टेंट हीट फ्लक्स हमको चाहिए, तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं पता है? ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल जो है वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉइल यहाँ पे लगा देते हैं. ये जो प्लेट है, इस प्लेट में हम क्या करते हैं, ठीक है, इस प्लेट में दैट इलेक्ट्रिकल कॉइल इज अटैच्ड, इलेक्ट्रिकल कॉइल, राइट. सो इलेक्ट्रिकल कॉइल अगर आप अटैच कर दिए हो तो सीधी सी बात है, इफ आई से दैट हीट फ्लक्स इज क्यू डॉट, सो दिस क्यू डॉट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स. ये जो क्यू डॉट है वो एक्स का फंक्शन नहीं है. दैट क्यू डॉट इज नथिंग बट द कांस्टेंट. क्यू डॉट आपके पास क्या है? क्यू डॉट आपके पास कांस्टेंट है. और अगेन दिस इज द एक्स, दिस इज नथिंग बट द एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट द एक्स इज इक्वल टू एल. और जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो फ्लूइड आपके पास फ्लो हो रहा है इस प्लेट के ऊपर से, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द u infinitive, that velocity is nothing but the u infinitive and temperature is nothing but the t infinitive, right? And here the surface temperature is not constant, here the surface temperature is function of x. यहाँ पे जो surface का temperature होगा that surface temperature is a function of x, right? यहाँ पे क्या fix है, यहाँ पे क्या constant है? What is constant? The constant is rate of heat flux. Constant क्या है? Constant है आपके पास rate of heat flux, राइट. सो जनरली आपके पास क्या देखते हो, अगर फ्लैट प्लेट का केस आता है ना, द प्रीवियस केस इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन दिस केस. जो प्रीवियस केस है, जो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का जो केस है ना, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर केस ही आपके पास जनरली पूछा जाता है. कांस्टेंट हीट फ्लक्स जो केस है वो उतना पॉपुलर नहीं है. वो आपके पास कांस्टेंट हीट फ्लक्स कई जगह पे तो पढ़ाते भी नहीं है. कांस्टेंट हीट फ्लक्स जो केस है आपके पास उतना पॉपुलर नहीं है. कांस्टेंट हीट फ्लक्स से आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास बहुत कम आता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो भी आप बना पाओगे. ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो भी आप बना पाओगे. ठीक है, सो इस केस में आपके पास क्या होने वाला है? अगेन सेम चीज है. आपको जो लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, द लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, राइट. यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपके पास, पहला जो ऑब्जेक्टिव है द लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना. एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव? द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट द टोटल रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना. और वो तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? ठीक है, इफ आई से the rate of heat flux is nothing but the, or rate of convective heat flux is nothing but the q dot. ठीक है, and obviously we know that the q dot is constant. q dot आपके पास क्या है? that q dot is not changing with respect to x. so q dot multiplied by, अगर आप करोगे प्लेट का एरिया, प्लेट का जो एरिया जहां से कन्वेक्शन हो रहा है, if you are multiplying with area you directly get the q dot, right? so q dot के इस केस में अगर, ठीक है, अगर कांस्टेंट हीट फ्लक्स की बात करता हूं तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स के केस में, ठीक है, मुझे एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. In case of the constant heat flux case, there is no need to find out the average convective heat transfer coefficient, right? Why we are finding the average convective heat transfer coefficient? हमें average convective heat transfer coefficient की जरूरत क्यों पड़ती है? Why we find the average convective heat transfer coefficient? We find out the convective heat transfer average convective heat transfer coefficient. ये हम लोगों ने इसलिए फाइंड आउट किया था because in case of the constant wall temperature or constant surface temperature case, constant surface temperature के केस में that q dot, ठीक है, किसी भी अगर आप x पे चले जाओगे, in this case that q dot is function of x. in this case q dot is function of x. इस केस में अगर देखोगे that is nothing but the rate of heat flux, that is the function of x, right? कांस्टेंट जो आपके पास क्या है? कांस्टेंट जो आपके पास हीट फ्लक्स रेट वाला केस है वहां पे q डॉट है, कांस्टेंट है. बट हियर दिस इज द कांस्टेंट प्लेट टेम्परेचर केस, और आई कैन से दिस इज अ आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट कंडीशन. इन दिस केस दैट q डॉट इज अ फंक्शन ऑफ x. सिंस q डॉट इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए अगर आपको क्या निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ द h बार. इसलिए यहां पे h बार की जरूरत पड़ती है
गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इफ आई वांट टू, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सो टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द एच बार, ठीक है, बिकॉज विदाउट एच बार आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट द टोटल रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट, राइट। बट इन दिस केस, अगर इस केस में अगर आप बात करते हो तो इस केस में यस यू कैन इजिली फाइंड द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इजिली यू कैन फाइंड आउट द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड व्हाट इज द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? तो भाई क्यू डॉट तो कांस्टेंट है, क्यू डॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया कर दोगे, प्लेट का जो एरिया है, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, टोटल रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहां पे हम एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात नहीं करते हैं। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ना, राइट। सो यहां पे अगर मैं बोलता हूं Hx मेरे को फाइंड आउट करना है, सो डेफिनेटली टू फाइंड आउट द Hx देयर इज अ एम्पिरिकल रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ एम्पिरिकल रिलेशनशिप, और आई कैन से देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द नसेट नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड द प्रांडाइट नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन केस ऑफ द फ्लैट प्लेट विद कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, सी हियर, ठीक है, मैं नसेट नंबर की बात करूं, इफ फ्लो इज लैमिनार, समझना अगेन सेम चीज, ठीक है, सेम केस आपके पास, इफ फ्लो इज लैमिनार एंड फ्लो इज टर्बुलेंट, इफ फ्लो इज लैमिनार, इफ फ्लो इज लैमिनार, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास फ्लो जो है वो लैमिनार है, इफ सपोज दैट फ्लो इज लैमिनार, और आई कैन से दो पॉसिबिलिटीज है, फ्लो या तो आपके पास क्या हो सकता है, या तो फ्लो जो है द फ्लो इज आइदर लैमिनार और आइदर आई कैन से द फ्लो इज टर्बुलेंट, either flow is laminar or I can say the flow is turbulent, right? if flow is laminar, if flow is laminar, अगर आपके पास flow laminar है तो what is the NUX, what is the NUX, ठीक है, this is nothing but the local Nusselt number, and what is the mathematical expression, that is the 0.453 0.453 REX to the power 1 by 2 Prandtl number to the power, Prandtl number to the power 1 by 3, Prandtl number to the power 1 by 3 और 0.33, ठीक है, और यही होगा ना, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो 0.453 REX to the power, REX to the power 0.5 and Prandtl number to the power 0.3, Prandtl number to the power 0.3 और 0.33, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, राइट। तो अगर आप देखोगे डिपेंडेंसी, अगर देखोगे ना डिपेंडेंसी वही है, Hx यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा था, तो बिल्कुल यहाँ पे भी Hx बिल्कुल वैसा ही वेरी करेगा, Hx इज x to the power -1/2 only, so dependency is same, dependency अलग नहीं है, राइट, डिपेंडेंसी जो है द डिपेंडेंसी इज सेम, डिपेंडेंसी आपके पास डिफरेंट नहीं है, द डिपेंडेंसी इज नॉट डिफरेंट, डिपेंडेंसी इज सेम। गेटिंग माय पॉइंट? डिपेंडेंसी आपके पास क्या है, जो डिपेंडेंसी है वो आपके पास सेम है। सो यहां पे अगर देखोगे, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर में आपके पास डिफरेंस आ रहा है, ये जो फैक्टर आप यहां पे देख रहे हो ना, फैक्टर में डिफरेंस आएगा, बाकी जो डिपेंडेंसी है वो आपके पास सेम है, राइट। अच्छा, इस केस में एक चीज और रिमेंबर, ठीक है, यू कांट राइट h बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ hx, ये आप नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, h बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ hx। अब कोई बच्चा बोलेगा अरे सर आपने तो बताया था कि h बार आपको कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द h बार इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो, तो भाई एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, लेकिन वहां पे मैंने कंडीशन इंपोज की थी, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, that condition is that the constant wall temperature should be there, constant wall temperature should be there, or I can say isothermal condition should be there, तब आप ये लिख सकते हो, अगर isothermal condition है तभी आप ये लिख पाओगे, तभी ये लिख पाओगे, तभी आप ये लिख पाओगे, राइट। इफ isothermal condition is not there you can't write h bar is equal to 2 times of hx, राइट। और ये चीज मुझे कहां से पता चलता है, ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन से, ठीक है, आपने h बार और hx के बीच में रिलेशन आपने फाइंड आउट किया था, तो जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है, वहां से आप जाके देखो h बार और hx में आपने रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया था, h बार और hx है उसमें आपने रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया था, उस चीज को आप जाके पहले एनालिसिस करिए, तब आपको पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। इसलिए मैं बोलता हूं जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आपको पुराना पढ़ना है, ठीक है, अगर आप ये सोचोगे, आप ब्लाइंडली अगर ये सोचोगे ना कि पुराना पुराना नहीं पढ़ता, डायरेक्टली आके मैं क्लास अटेंड करूंगा, ठीक है, बिकॉज चीजें लिंक होती है एक दूसरे से, चीजें जो है वो एक दूसरे से लिंक होती है, अगर आप पुरानी चीजों को अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाओगे ना, तो ऐसा नहीं बोलो कि समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, लेकिन शायद वो वाली फीलिंग ना आ पाए जो आप पुराना अगर अच्छे से क्लियर होता तब आपको आती, राइट। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में तो आपने लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ hx, बट इन दिस केस यू कांट राइट 2 टाइम्स ऑफ hx बिकॉज इन दिस केस, ठीक है, इफ कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन इज देयर, सो कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन के केस में आप ये नहीं लिख सकते हो 1/x 0 टेंस टू x hx dx, ये आप ये नहीं लिख सकते हो, ये आप नहीं लिख सकते हो।
गेटिंग माई पॉइंट? ये बिल्कुल भी आप नहीं लिख सकते हो। रिमेंबर, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, ये आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये कहां से आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, जब इसका डेरिवेशन आप देखोगे ना, तो डेरिवेशन में आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वहां से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है। सो यू कांट राइट एच बार इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, जीरो टेंस टू एक्स, एच एक्स डी एक्स। रिमेंबर, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, राइट। अच्छा, वही अगर आपके पास टर्बुलेंट है, इफ फ्लो इज टर्बुलेंट, इफ फ्लो इज टर्बुलेंट इन केस ऑफ द कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, अगर फ्लो आपके पास क्या है, इफ फ्लो इज टर्बुलेंट, so what is the mathematical expression of the NUX? What is the mathematical expression of the NUX? And that is nothing but the 0.0308 REX to the power 4 by 5, or I can say 0.8, and Prandtl number to the power 0.3, Prandtl number to the power 0.3 or 0.33। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रिलेशन आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास वही है, राइट। यहाँ पे NUX को क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द NUX भाई, ठीक है। व्हाट इज द NUX यार, दैट इज नथिंग बट द HX इनटू क्या लिखते हो, x डिवाइडेड बाय KF, यही है, HX into x divided by k. This is nothing but the local Nusselt number. This is the local Nusselt number. This is the local Nusselt number. So dependency अभी भी आपके पास वही है। यहाँ पे भी अगर देखोगे HX is directly proportional to x to the power minus 1 by 5. X to the power minus 1 by 5. You can write REX to the power 4 by 5 also, right? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। The local Nusselt number is equal to 0.0308 REX to the power that is a 4 by 5, and Prandtl number to the power, that is 1 by 3, right? So local Nusselt number is again the local Nusselt number, that mathematical expression change तो हो रहा है, लेकिन remember क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज चेंज हो रही है, चेंज अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, इफ यू आर कंपेयरिंग these two in this if you are comparing this case and this case, if you are comparing this case and this case, तो सिर्फ अगर आप चेंजेस देखोगे ना, तो चेंजेस कहां पे आ रहा है, चेंजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर में चेंज है, इस फैक्टर में चेंज है। गेटिंग माय पॉइंट? और नसेट नंबर किस में ज्यादा होगा? अगर मैं बोलूं कि नसेट नंबर है वो आपके पास कांस्टेंट हीट फ्लक्स के केस में अगर ज्यादा है, या फिर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस में ज्यादा होगा, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो ठीक है, लोकल नसेट नंबर 0.453, यहाँ पे जो लोकल नसेट नंबर है वो लोकल नसेट नंबर के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या रहा था, 0.332, राइट। अब अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो कंपेयर द लोकल नसेट नंबर, डोंट कंपेयर द एवरेज नसेट नंबर। एवरेज नसेट नंबर को कंपेयर मत कर देना, बिकॉज इन केस ऑफ दिस एवरेज नसेट नंबर आपके पास क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे आपके पास 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। दैट एवरेज नसेट नंबर इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। तो कंपेयर आप क्या कर सकते हो, सेम चीजों को कंपेयर कर सकते हो ना, ठीक है। if you are comparing, ठीक है, if you are comparing the constant heat flux case and the constant wall temperature case, if you are comparing these two cases, तो आप सेम चीजों को कंपेयर कर सकते हो। जो अलग अलग है उसको आप कैसे कंपेयर करोगे, राइट। सो यहाँ पे जो लोकल नसेट नंबर है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, यहाँ पे जो लोकल नसेट नंबर है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। सो अगर मैं कंपेयर करता हूं, इफ आई एम कंपेयरिंग इन केस ऑफ द लैमिनार, इफ आई एम कंपेयरिंग इन केस ऑफ द लैमिनार, अगर लैमिनार की कंडीशन की बात करता हूं, और लैमिनार कंडीशन में अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, राइट। सो कांस्टेंट, देखो पूरा लिख रहा हूं मैं, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस में लोकल नसेट नंबर NUX इज इक्वल टू, और आई कैन से दिस इज नथिंग बट द HX into x डिवाइडेड बाय KF, दैट इज नथिंग बट द 0.332 REX to the power 0.5, Prandtl number to the power 0.3, Prandtl number to the power 0.3, राइट। अगर आपके पास कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन इज हियर, सो क्या आ जाएगा, व्हाट इज द लोकल नसेट नंबर, सो दैट इज NUX इज इक्वल टू HX into x डिवाइडेड बाय KF, दैट इज नथिंग बट द 0.453 REX to the power 0.5, Prandtl number to the power 0.3 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो नसेट नंबर है किस में ज्यादा है, तो इट इज क्लियर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द नसेट नंबर, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द नसेट नंबर इन केस ऑफ द कांस्टेंट हीट फ्लक्स इज मोर, राइट। तो यहां से मैं ये भी कमेंट कर सकता हूं, ये भी मैं कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। if local nusselt number in case of the constant heat flux case is more, so I can comment also that local convective heat transfer coefficient, in case of the constant heat flux is more as compared to the constant wall temperature, right। so yahan se aap dekh rahe ho that NUX in case of the constant heat flux I write in this way, Q dot constant
Q dot constant is greater than the local Nusselt number in case of the constant wall temperature, or I can say constant surface temperature, right? ज्यादा होगा. So from here I can conclude also at a particular x, अगर प्लेट में if you are considering a particular x, right? If you are considering a particular x, मतलब समझ रहे हो क्या? अगर ये प्लेट है, ठीक है, एक बार मैं क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन है, और एक बार मैं बोलता हूँ कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन है. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस पे आया, और सर्टेन डिस्टेंस पे आके मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x है, राइट? सो एट अ पर्टिकुलर x, इफ यू सी एट अ पर्टिकुलर x, तो आई कैन से hx विच इज नथिंग बट द लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन केस ऑफ द कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस, इन केस ऑफ द कांस्टेंट हीट फ्लक्स is more as compared to hx in case of the constant surface, constant plate temperature, constant plate temperature. Is it clear to all? क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या बातें कर रहे हैं, ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो बिल्कुल यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर x पे, एट अ पर्टिकुलर x, the local convective heat transfer coefficient in case of the constant heat flux case is more as compared to the constant wall temperature case. ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये लैमिनार में भी होगा, ये टर्बुलेंट में भी होगा. दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, लैमिनार में भी होगा, टर्बुलेंट में भी होगा, राइट? अब आपके पास एक चीज ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं, इफ आई वांट से व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन नसेट नंबर, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लोकल नसेट नंबर, लोकल नसेट नंबर, सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, राइट? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? तो देखो बाकी ये सब चीजें तो सेम है, ये सारी चीजें तो क्या है, ये सारी चीजें तो आपके पास सेम है. तो अगर आप परसेंटेज इंक्रीज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द लोकल नसेट नंबर, सो दैट इज नथिंग बट द 0.453 माइनस दैट इज द 0.332 डिवाइडेड बाय 0.332 डिवाइडेड बाय 0.332, राइट? तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, इफ यू आर कैलकुलेटिंग, इट इज अप्रोक्सीमेटली कम 36%, ये कुछ 36% के आसपास आएगा. अगर आप यहां पे देखोगे ना तो ये कुछ 36% के आसपास आएगा. सो आई कैन कमेंट इन केस ऑफ दी, ठीक है, अगर आप कमेंट करना चाहो तो आप लोकल नसेट नंबर को भी इस तरीके से लोकल नसेट नंबर में भी देख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज, और यू कैन से परसेंटेज इंक्रीज, और आई कैन से परसेंटेज इंक्रीज इन लोकल हीट ट्रांसफर, आई से शॉर्ट फॉर्म ना, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, percentage increase in the local Nusselt number, or I can say percentage increase in the local heat transfer coefficient. So in case of the laminar flow, if there is a laminar flow, right, laminar flow है, constant wall temperature और constant heat flux का जो केस है उसको आप कंपेयर कर रहे हो, if you are comparing the constant wall temperature and the constant heat flux at a particular x, so definitely in case of the constant heat flux case, in case of the constant heat flux case, that convective heat transfer coefficient is more. ठीक है, कितना ज्यादा होगा? Obviously that is 36% more in case of the constant heat flux case, right? वैसे ही अगर आपको टर्बुलेंट के केस में कंपेयर करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन केस ऑफ द टर्बुलेंट, अगर आपको टर्बुलेंट के केस में अगर आपको कंपेयर करना है, सो टर्बुलेंट के केस में अगर देखोगे, इफ सपोज देयर इज अ कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, आई से शॉर्ट में लिखता हूं कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस है, तो इस केस में लोकल नसेट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज नथिंग बट द 0.0296 REX to the power 0.8 and Prandtl number to the power 0.3, right? In case of the constant heat flux, Q dot constant heat flux case, what is the local Nusselt number mathematical expression? That is nothing but the 0.0308 REX to the power 0.8 Prandtl number to the power 0.3, Prandtl number to the power 0.3. और यहाँ पे सेम चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, द सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर. ठीक है, वॉट एवर यू कैन ऑब्जर्व हियर, द सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर. हियर इट इज 0.0296, हियर इट इज 0.0308. ठीक, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लोकल नसेट नंबर, if I ask you what is the percentage increase in local Nusselt number, or I can ask you what is the percentage increase in local convective heat transfer coefficient, local convective heat transfer coefficient, so that is nothing but the 0.0308 minus 0.0296 divided by 0.0296, राइट? सो अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, सो इट कम्स अराउंड 4%, इट कम्स अराउंड 4%. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑल्सो ना, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑल्सो,
हियर ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 36%, एंड हियर इट इज अराउंड 4%। ठीक है, हियर इट इज अराउंड 4%। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? सर, हाउ द हीट फ्लक्स चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर? माय डियर, सी, कौन बोल रहा है? सुभानी, राइट? सुभानी, दीज आर दी टू डिफरेंट केसेस यार। कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर इज अ डिफरेंट केस, कांस्टेंट हीट फ्लक्स इज अ डिफरेंट केस। ठीक है, दोनों को एक साथ मिक्स मत करो। डोंट मिक्स कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर एंड द कांस्टेंट हीट फ्लक्स, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आपने दोनों को ही एक साथ मिक्स कर दिया है। ठीक है, आपने दोनों को क्या बोल दिया है? आपने बोल, आप यही तो बोल रहे हो ना कि सर कांस्टेंट वॉल, हाउ द हीट फ्लक्स चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आपने दोनों को ही मिक्स कर दिया एक साथ। कांस्टेंट हीट फ्लक्स इज अ डिफरेंट केस, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर इज अ डिफरेंट केस माय डियर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, ये अलग अलग केसेस हैं, डोंट कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। डोंट कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम प्यार से पढ़ो। ठीक है, देखो पूरा का पूरा लास्ट में मैं पूरा कहानी बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं कहानी बताऊंगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा चीजों को याद रख पाना। ठीक है, पूरा कहानी में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, सो कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है आपको। राइट, चलो ये हो गया आपके पास। तो जो आपके पास जो कॉमन केस है ना, ये आपके पास जल्दी, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन केस। ठीक है, ये आपके पास अगर देखोगे ना, ये आपके पास क्या है, दिस इज द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस है ना, ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस। राइट, जो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का जो केस है, वो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। राइट, जो कांस्टेंट हीट फ्लक्स का जो केस है, वो आपको शायद उतना देखने को नहीं मिलता है। कांस्टेंट हीट फ्लक्स का जो केस है, वो आपको उतना देखने को नहीं मिलता। और जो क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा भी जाता है ना फ्लैट प्लेट से रिलेटेड, वो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का पूछा जाता है। राइट, तभी तो अब मैंने बोला कि आपके पास डायरेक्टली, और एक चीज और याद रखिएगा इस चीज को ना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, this mathematical expression is applicable, this mathematical expression, which mathematical expression, this is applicable only in case of the, only in case of the, only in case of the constant wall temperature or constant surface temperature case. If constant heat flux case is there ना, you can't use this, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्यों यूज नहीं कर पाओगे, इसके पीछे मैंने पहले बताया, आप डेरिवेशन जाके देखो तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। राइट, चलो तो सबको ये क्लियर हो गया तो अच्छी बात है भाई। नाउ नेक्स्ट, अब हमको बात करना है किसके बारे में? अब हमको बात करना है, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहे थे। अब आपको क्या बात करना है? इंटरनल फोर्स कन्विक्शन। राइट, सो इंटरनल फोर्स कन्विक्शन है, सो डेफिनेटली इंटरनल फ्लो होगा। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास क्या होगा? डेफिनेटली आपके पास इंटरनल फ्लो होगा। और इंटरनल फ्लो के केस में यहाँ पे आप लिख लेना ना, एक चीज यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे आप ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है ना। ठीक है, वो कंक्लूड लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन आपके लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, in case of laminar flow, right, in case of the laminar flow, Nusselt number, Nusselt number, Nusselt number in case of Nusselt, or I can say Nusselt number is, Nusselt number is 36%, 36% more than the constant surface temperature case, constant surface temperature case, राइट। आई कैन से इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो, ये लैमिनार फ्लो की बात हो रही है, सो लैमिनार फ्लो के केस में, लैमिनार फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे। सो लैमिनार फ्लो के केस में जो नसेट लैमिनार फ्लो है, और लैमिनार फ्लो में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो, इफ यू आर कंपेयरिंग दिस टू, ठीक है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या? क्योंकि लैमिनार फ्लो लिखा है यहाँ से, आप शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करता हूँ यार, ठीक है, कंफ्यूजन क्यों रखना यहाँ पे? ठीक है, चलो
यहाँ से आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, ये ऑलरेडी ये क्लियर हो गया होगा। ये लैमिनार है, तो लैमिनार के केस में द लोकल नसेट नंबर इन दिस केस, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ही, लोकल नसेट नंबर इज 36%, ऑलमोस्ट अराउंड ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली नहीं आएगा 36%, 36.4 और 5 कुछ आता है। लोकल नसेट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 36% मोर इन केस ऑफ constant heat flux case, right? Local Nusselt number is approximately 36% more. 36% more. Local Nusselt number is approximately 36% more in case of constant heat flux case. In case of the constant heat flux case, and here वही जो आपके पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, that is 4%, right? तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनल फोर्स द कन्वेक्शन। अब आपको इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन आपको समझना है। सो इंटरनल फोर्स द कन्वेक्शन अगर आपको समझना है, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन अगर आपको समझना है, अगर आपको इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन आपको समझना है, तो इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन को समझने के लिए पहले आपको इंटरनल फ्लो को समझना पड़ेगा, राइट? इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन आपको समझना, अरे इज इट पॉसिबल कि विदाउट इंटरनल फ्लो समझे आप डायरेक्टली इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन समझ पाओ? नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास विदाउट इंटरनल फ्लो समझे आप इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन को समझ पाओ, राइट? सो इंटरनल फ्लो का एग्जांपल क्या है? एनीवन कैन टेल मी इंटरनल फ्लो एग्जांपल? कोई भी बता सकता है इंटरनल फ्लो का एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फ्लो? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फ्लो? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फ्लो? क्या एग्जांपल है इंटरनल फ्लो का? ठीक है, ऑब्वियसली फ्लो इनसाइड द पाइप, फ्लो इनसाइड द पाइप, पाइप के अंदर फ्लो इनसाइड द पाइप, और डक्ट आई कैन से। फ्लो आपके पास क्या है? फ्लो आपके पास पाइप के अंदर हो रहा है, या फ्लो जो है दैट इज इनसाइड द पाइप, राइट? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फ्लो, राइट? सो इंटरनल फ्लो आपको समझना है, तो इंटरनल फ्लो समझने के लिए कंसीडर अ पाइप ऑफ डायमीटर कैपिटल डी। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक पाइप कंसीडर करते हैं, दिस इज द पाइप, दिस इज द पाइप, राइट? अभी हम कन्वेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पाइप है, दिस इज द पाइप, एंड दिस पाइप हैज अ डायमीटर कैपिटल डी। दिस इज द पाइप एंड दिस पाइप, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेंटर लाइन। दिस इज नथिंग बट द सेंटर लाइन, दिस इज नथिंग बट द सेंटर लाइन। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सेंटर लाइन है, राइट? और जो डायमीटर है, ये जो पाइप का जो डायमीटर है, सी, दिस इज द पाइप। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पाइप है, right? And what is the diameter? So I said that diameter is nothing but the capital D. जो diameter है, the diameter is nothing but the capital D. This is the diameter and this diameter is capital D. This diameter is nothing but the capital D, right? और यहाँ पे flow हो रहा है, ठीक है? तो चलिए, ये हो रहा है आपके पास flow, ठीक है? पाइप के अंदर से क्या हो रहा है? पाइप के अंदर से आपके पास फ्लो हो रहा है, ठीक है? ऑब्जर्व कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो इस चीज को कि आपके पास जो पाइप है, उस पाइप के अंदर से क्या हो रहा है? पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है। सो आर इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा? आर इज इक्वल टू जीरो एट द सेंटर लाइन, आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो एट द सेंटर लाइन, एट द सेंटर लाइन, राइट? एंड दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, दिस इज नथिंग बट द रेडियल डायरेक्शन, दिस इज नथिंग बट द रेडियल डायरेक्शन, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सियल डायरेक्शन। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक्सियल डायरेक्शन, this is nothing but the axial direction. So axial direction, that is nothing but the x, this is the x direction and this is the radial direction. So r is equal to 0 is here, x is equal to 0 is here, right? X is equal to 0 is here, x is equal to L is here.
गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ठीक है, पाइप के अंदर से क्या हो रहा है, पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है। सो पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है। सो लेट अस एज्यूम एट द इनलेट, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एट द इनलेट दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट इज द यू, दैट इज नथिंग बट द यू, एट द इनलेट दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द यू। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। अब आपके पास अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इज दैट फ्लो इज आइदर लैमिनार या और फ्लो इज टर्बुलेंट। फ्लो आपके पास क्या हो सकता है, फ्लो आपके पास या तो लैमिनार हो सकता है या तो आपके पास जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो सकता है, राइट। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करोगे लैमिनार है या टर्बुलेंट है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, बट बिफोर दैट, उसके पहले, राइट, उसके पहले मैं क्या करता हूं, याद करो, अगर इफ देयर इज अ फ्लैट प्लेट और फ्लैट प्लेट के ऊपर से कोई फ्लूइड पास हो रहा है, राइट, इफ सपोज देयर इज अ फ्लैट प्लेट, अगर आपके पास फ्लैट प्लेट ऐसा है, ये आपके पास फ्लैट प्लेट है और फ्लैट प्लेट के ऊपर से अगर कोई फ्लूइड अगर आपके पास पास हो रहा है, सो डेफिनेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर ना, definitely there is a formation of the boundary layer, yes or no, when the real fluid passes, when the real fluid passes through the surface, through the any surface, then the boundary layer come into picture, because the vicinity of the surface that viscous effect is predominant, surface के पास में क्या होता है, viscous effect क्या है, that viscous effect is predominant। similarly here also, right, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पाइप है, इमेजिन कर पा रहे हो पाइप को, ठीक है, पाइप को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ठीक है, तो पाइप इमेजिन करिएगा। अब आपके पास क्या हो रहा है, देखो आपके पास क्या हो रहा है, जैसे अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ द प्लेट, प्लेट के केस में क्या था, प्लेट के केस में आपके पास दैट जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, दैट बाउंड्री लेयर थिकनेस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो ग्रो कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट का लेंथ कितना है, प्लेट का लेंथ कितना है उसके बेसिस पे आप देख रहे हो कि आपके पास जो बाउंड्री लेयर है, वो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस थी वो थिकनेस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही थी, ठीक है। बट यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे भी आपके पास क्या होगा, बाउंड्री लेयर जो है वो ग्रो करेगा, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, सिंस आपके पास, ठीक है, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे क्लोज्ड सरफेस है, यहां पे आप देखोगे तो ओपन सरफेस था, ये आपके पास ओपन केस है, ठीक है, प्लेट है, और उसके बाद ऊपर देखोगे तो ऊपर आपके पास कोई सरफेस नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर पाए बाउंड्री लेयर की थिकनेस को। ये जो आपके पास प्लेट है और इसके बाद देखोगे कि इस प्लेट के सराउंडिंग में या ऊपर बोल लो, कोई भी आपके पास प्लेट नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर पाए बाउंड्री लेयर की थिकनेस को, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है दैट कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। बट अगर मैं पाइप की बात करता हूं तो पाइप के केस में ऐसा नहीं है, पाइप इज अ क्लोज कंड्यूट, पाइप आपके पास क्या है, पाइप आपके पास क्लोज कंड्यूट है। सो क्या होगा, ठीक है, यहां पे भी आपके पास बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। सो सी हियर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, यहां पे भी आप देख रहे हो कि जैसे ही आपके पास ये जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड कम इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस, विद द सॉलिड सरफेस, तो आपके पास बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके पास बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, सी दैट बाउंड्री लेयर इट इज लाइक दिस, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो भाई ये ऊपर वाले सरफेस के साथ जो फ्लूइड कांटेक्ट में आया, ठीक है, ये आपके पास बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन बना। वैसे ही आपके पास नीचे वाला सरफेस होगा, अभी आप 2D में देख रहे हो, आप 3D में अगर देखोगे ना तो दैट इज कोन, अगर 3D में आप देखोगे तो आपको ये कोन दिखेगा, ये 2D आप देख रहे हो। चलो नीचे से भी क्या होगा, नीचे से भी आपके पास ये, और यहां पे आके क्या होगा, ऊपर वाला जो बाउंड्री लेयर है और नीचे वाला जो बाउंड्री लेयर है वो आके क्या हो जाने वाला है, वो आपके पास यहां पे आके क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये सेक्शन पे आके क्या हो गया, मर्ज हो गया। ऊपर वाला जो बाउंड्री लेयर है और नीचे वाला जो बाउंड्री लेयर है, बिकॉज आप 2D देख रहे हो ना, इफ यू आर सीइंग इन 3D, अगर आप 3D में देखोगे तो आपको कोन दिखेगा, समझ रहे हो, ये आपके पास कंप्लीट क्या दिखेगा, ये आपके पास एक कोन दिखेगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, एक कोन तरीके का दिखेगा। बट यहाँ पे आप 2D देख रहे हो, सो यहां से यहां अगर देखोगे, यहां से यहां तक, दिस इज द x इज इक्वल टू 0, आई से दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां पे देख रहे हो ये x इज इक्वल टू 0 है, अब ऊपर वाला जो बाउंड्री लेयर है और नीचे वाला जो बाउंड्री लेयर है वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आके दोनों क्या हो गया, दोनों आपके पास मर्ज हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। ये दोनों के दोनों आपके पास जो ऊपर का जो बाउंड्री लेयर था और नीचे का बाउंड्री लेयर था, दोनों आके क्या हो गया, दोनों आके मर्ज हो गया। तो वो लेंथ, ठीक है, वो जो लेंथ है यहां से यहां तक का, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस लेंथ इज कॉल्ड द एंट्रेंस लेंथ। ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, दिस लेंथ इज कॉल्ड द एंट्रेंस लेंथ, और मोर प्रिसाइजली इट इज कॉल्ड दी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोडायनामिक, ठीक है, क्योंकि थर्मल भी पिक्चर में आएगा। सो मोर प्रिसाइजली इट इज कॉल्ड द हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ। सो आई से दिस इज नथिंग बट द, आई से दिस इज नथिंग बट द एक्स, समझना ध्यान से, देखो कैसा लिख रहा हूं, एक्स एल ई, दिस इज द एंट्रेंस लेंथ, और more precisely I say this is nothing but the XLEH. And what is that XLEH?
that is nothing but the XLEH. This is nothing but the hydrodynamic. This is hydrodynamic entrance length. This is the hydrodynamic entrance लेंथ. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ है. और इस रीजन में जो ये जो रीजन है, जो आपके पास ये इंट्रेंस लेंथ वाला जो रीजन है, यहां पे दैट फ्लो इज नॉट डेवलप्ड. ठीक है, जो फ्लो है आपके पास डेवलप नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ठीक है, उसका मतलब क्या है? फ्लो आपके पास क्या है? फ्लो आपके पास डेवलप्ड नहीं है. इसका मतलब क्या होता है? इस चीज को भी समझने की कोशिश करना. राइट, यहां पे जो फ्लो की कंडीशन है, दैट फ्लो इज नथिंग बट द डेवलपिंग फ्लो. रिमेंबर, यहां पे जो फ्लो है वो फ्लो कैसा होगा? दैट फ्लो इज नथिंग बट द डेवलपिंग फ्लो. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैं आई विल टेल यू. दिस फ्लो इज डेवलपिंग फ्लो. बट आफ्टर दिस इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्लो इज डेवलप्ड. इसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्लो आपके पास क्या है? दैट फ्लो इज नथिंग बट द डेवलप्ड फ्लो. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फुल्ली डेवलप्ड. सो दिस हियर दैट फ्लो इज नथिंग बट द डेवलपिंग फ्लो. सो दैट इज कॉल्ड द डेवलपिंग रीजन. दिस इज नथिंग बट द डेवलपिंग रीजन. सो आई सी हियर, यहाँ पे ये जो रीजन है ना, इस रीजन को मैं क्या बोलता हूँ? इस रीजन को मैं बोलता हूँ डेवलपिंग रीजन. ये कौन सा रीजन है? ये जो रीजन है दैट इज डेवलपिंग. दिस इज डेवलपिंग रीजन. This is the developing reason. Why it is called developing reason? Because flow is developing flow. And what is the meaning of developing flow? I will tell you, right? And after that, इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद जो flow है, that flow is fully developed flow. After that, the flow is fully developed. After that, flow is fully developed flow. इसके बाद जो फ्लो है वो क्या होगा? फ्लो इज फुल्ली डेवलप्ड फ्लो. राइट, सो दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस है. अब आप समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपिंग फ्लो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फ्लो. सो इसका मतलब क्या है? अब देखो, यहां पे अगर मैं डेवलपिंग रीजन की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग रीजन, राइट. सो अगर मैं डेवलपिंग रीजन में अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं ये सेक्शन ले लूं, राइट, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं ये सेक्शन ले लेता हूं, राइट, अगर मैं ये सेक्शन ले लेता हूं, दो सेक्शन मैं यहां पे ले रहा हूं. ठीक है, दो सेक्शन में यहां पे ले रहा हूं. तो यहां पे अगर देखोगे जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल का जो शेप है, जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी, ठीक है, जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी, वो वेलोसिटी प्रोफाइल का जो शेप है वो क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है. कैसे चेंज होगा सर? वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो कैसे चेंज होगा? तो सी हियर, मेरे को पता है कि इनसाइड द बाउंड्री लेयर के अंदर, इफ यू सी हियर, दिस इज द इनर रीजन. दिस इज नथिंग बट द इनर रीजन. इसको आप इनर रीजन बोलते हो. एंड दिस इज नथिंग बट द आउटर रीजन. दिस इज द इनर रीजन एंड दिस इज द आउटर रीजन. इन द इनर रीजन दैट विस्कस इफेक्ट इज प्रिडोमिनेंट. Since in the inner region viscous effect is predominant, that's why that each layer has a different velocity. हर एक लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी inside the boundary layer, or I can say in the inner region. Outside the boundary layer, or I can say outside region में that each layer has the same velocity because viscous effect is negligible, right? So यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर प्रोफाइल अगर मैं ड्रॉ करूँ, if I draw the profile here, velocity profile, so velocity profile is like this, right? Velocity profile is like this, and in this region, this is the inner region, this is the outer region. In the outer region, that velocity is uniform. In the outer region, that velocity is uniform here. And further, और फिर से क्या होगा? इनसाइड द बाउंड्री लेयर. सो ये इनसाइड द बाउंड्री लेयर, फिर से आपके पास क्या होगा? प्रोफाइल इज लाइक दिस, राइट. सो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल. दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है वेलोसिटी प्रोफाइल, राइट. कहां पे? इस पर्टिकुलर सेक्शन पे. अच्छा, इसी वेलोसिटी प्रोफाइल को अगर आप इस सेक्शन पे देखोगे, इफ यू आर सीइंग इन दिस सेक्शन, अगर आप इस सेक्शन पे देखोगे तो इस सेक्शन पे आपको कैसा दिखेगा? इस सेक्शन पे आपको दिखेगा लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया. देखो यहाँ पे क्या हो गया? जहां पे विस्कस इफेक्ट प्रेडोमिनेंट है वो वाला रीजन क्या हो गया? वो वाला रीजन बढ़ गया ना. दैट रीजन लाइक दिस. दिख रहा है सबको? इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? ये हो गया.
राइट। सो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो प्रोफाइल है उसका शेप क्या हो रहा है, उसका प्रोफाइल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। राइट। तो अब आपके पास उसको थोड़ा सा आप रिलेट करो ना, ठीक है। आप जब आप इवन अपनी लाइफ के डेवलपिंग फेज में होते हो, इवन जब अपनी लाइफ के डेवलपिंग फेज में होते हो तो अब नंबर ऑफ चीजें चेंज होती है, ठीक है। जब आप क्या आ गए, जब आपके पास 10 साल से जब आप 15 साल आए, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ 15 साल से आपके पास 20 साल आए, राइट, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में तो आपके पास क्या होता है, हर स्टेज डेवलपिंग स्टेज होता है। ह्यूमन लाइफ में तो हर स्टेज डेवलपिंग स्टेज होता है। बट इसको अगर आप रिलेट करोगे, अगर कुछ टाइम को अगर आप मान लो, ठीक है, कुछ टाइम को अगर आप मान लेते हो कि चलो आपके पास ग्रेजुएशन का टाइम है, ये आपके पास चलो 4 साल का टाइम है, ठीक है। 4 साल के टाइम पे आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आपके पास चीजें क्या हो रही है, आपके पास चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, सेम चीज आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर दैट वेलोसिटी प्रोफाइल इज चेंजेस, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हो रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल जो चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड द डेवलपिंग रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड द डेवलपिंग रीजन। और जैसे ही आप क्या करते हैं, जब आपके पास क्या होता है, जब आप डेवलप्ड रीजन में एंटर करते हो, इवन जब आप भी अपने डेवलप्ड जोन में आते हो, डेवलप्ड रीजन में आप एंटर करते हो, तो डेवलप्ड रीजन में जब आप एंटर करते हो ना, तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर वेलोसिटी का वेरिएशन देखोगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर वेलोसिटी का वेरिएशन देखोगे, तो देखो कैसा होने वाला है, समझिए ध्यान से। इट इज लाइक दिस, हियर दैट वेलोसिटी इज, राइट, दैट वेरिएशन इज लाइक दिस, दिस इज द वेरिएशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेरिएशन है, राइट। अब देखो, अब आपके पास समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूँ ना उसको समझने, अभी आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फुल्ली डेवलप्ड, राइट। ये हो गया आपके पास फुल्ली डेवलप्ड रीजन में वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। डेवलपिंग रीजन में दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, सो डेवलप इन द डेवलपिंग रीजन दैट वेलोसिटी प्रोफाइल चेंजेस, राइट। इसके बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स में और डेप्थ में आप पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में और आप डेप्थ में पढ़ोगे, बट मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना मुझे काम का है ना उतना मैं बता रहा हूँ, जितना आप रिलेट कर पाओगे मैं उतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, राइट। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डेवलप्ड रीजन है, ये आपके पास फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इन दिस, राइट। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, ये जो फुल्ली डेवलप्ड रीजन में ना, अब आपके पास जो वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है, दैट वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट चेंजेस, राइट। वेलोसिटी प्रोफाइल अब आपके पास चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है, दैट वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट चेंजेस, राइट। सो मैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर, समझना, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में क्या होने वाला है, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में क्या होने वाला है, फुल्ली इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, आई से इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, बताइए, इन फुल्ली डेवलप्ड रीजन, अगर मैं किसी भी, ठीक है, एक रेडियल डिस्टेंस पे जाऊं, किसी भी एक रेडियल डिस्टेंस पे चले जाता हूं, ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, किसी भी एक कोई भी रेडियल डिस्टेंस जो आपका मन करे वो चले जाओ, तो यहां पे मैं आ गया, ये रेडियल डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है, ये रेडियल डिस्टेंस है, और यहां पे भी मैं क्या करता हूं, ये रेडियल डिस्टेंस पे आ गया, सेम रेडियल डिस्टेंस, सेम रेडियल डिस्टेंस पे आइए, तो सेम रेडियल डिस्टेंस पे आओगे, चलो यहां पे देखो, यहां से मैं क्या किया, मैंने एक रेडियल डिस्टेंस ले लिया एंड दैट इज नथिंग बट द आर, ठीक है। यहां से एक रेडियल डिस्टेंस पे आया एंड दैट इज नथिंग बट द आर, एंड सिमिलरली हियर सेम रेडियल डिस्टेंस पे यहां पे भी आया, ठीक है। सिमिलरली सेम रेडियल डिस्टेंस जो आपने यहां पे देखा है ना, सेम रेडियल डिस्टेंस, राइट, सेम रेडियल डिस्टेंस पे मैं यहां पे भी आया, और ये भी क्या है, ये भी आर प्लस आर है, राइट। सो अगर मैं एट ए पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस की बात करता हूं, एट ए पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस, सॉरी, at a particular radial distance, at a particular radial distance r, that du by dx, right, or I can say change of u with respect to x, change of u with respect to x, that is equal to 0, ये मतलब होता है किसका, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो का, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस, एट ए पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस, आई थिंक इफ आई से दिस इज अ पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही वेलोसिटी आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पे ही होने वाला है, मतलब जो वेलोसिटी u है, दैट u इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस के साथ तो चेंज होगा,
u इज अ फंक्शन ऑफ r, ये तो चेंज हो रहा है किसी भी सेक्शन पे अगर देखोगे तो आपके पास r के साथ तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं x के साथ वेरिएशन देखूं इन केस ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, सो इन केस ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फ्लो दैट u इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी रेडियल लोकेशन पे आप चले जाओ, ठीक है, तो आई कैन से दैट del u by del x इज इक्वल टू 0, दैट मींस u इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किस रीजन में, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड रीजन आल्सो, this is the reason of the fully developed region also. In case of the fully developed region, in case of the fully developed region, अगर हम fully developed region की बात करें, so in case of the fully developed region that velocity at any radial distance is not a function of x, x का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ आ गई, तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है, एक मिनट ना, ठीक है, चलो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब यहां से देखते हैं, राइट। अब अगर मैं बोलता हूं ये, तो चलो इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, बट बिफोर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वी विल डिस्कस द डेवलपिंग रीजन। अगर मैं डेवलपिंग रीजन की बात करता हूं, डेवलपिंग रीजन, सो ये जो डेवलपिंग रीजन में ये जो इंट्रेंस लेंथ है ना, ये जो इंट्रेंस लेंथ है, राइट, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इंट्रेंस लेंथ की बात करें तो ये जो इंट्रेंस लेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर हम इंट्रेंस लेंथ की बात करें तो ये जो इंट्रेंस लेंथ है, ये इंट्रेंस लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो जो हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ है, समझने की कोशिश करना है, अगर फ्लो जो है वो लैमिनार है, इफ आई से दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फ्लो लैमिनार हो सकता है या तो टर्बुलेंट हो सकता है, राइट। और मैंने आपको बताया था या फिर लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है, ये आप कैसे बताते हो, ये बताते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, on the basis of the Reynolds number. And what is the Reynolds number? That is nothing but it is the ratio of inertia force to viscous force. जो inertia force और viscous force का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, दैट इज नथिंग बट द रो इनटू यू इनटू एल डिवाइडेड बाय दैट इज नथिंग बट द म्यू, राइट। एंड व्हाट इज द यू हियर, अगर आप रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर रहे हो इन केस ऑफ द इंटरनल फ्लो, इन केस ऑफ द इंटरनल फ्लो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द रेनॉल्ड नंबर, so what is the Reynolds number? Yes, we know that the Reynolds number is nothing but it is the ratio of inertia force to viscous force. When you solve this inertia force and viscous force, right, अगर आप inertia force और viscous force का ratio लोगे, so what you will get the rho UL by mu, or you'll get the rho, you will get the UL by mu, right. So in case of the internal flow के केस में ये जो u है ये कौन सी वेलोसिटी होती है, तो ऑलरेडी वी डिस्कस, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि ये जो u जो है ये कौन सी वेलोसिटी होती है, दैट इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी, और आई कैन से दिस इज नथिंग बट द मीन वेलोसिटी। यही होता है ना कि कुछ और होता है, बताओ पता है कि नहीं पता ही है, पहले डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट इज द l, दैट l इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, that L is nothing but the characteristic length. And what is this L? That L is nothing but this is the 4 into AC divided by weighted perimeter. What is the AC? That AC is nothing but the cross sectional area, right? So in case of the pipe flow क्या आ जाएगा, in case of pipe flow के केस में क्या आ जाएगा, अगर हम पाइप के अंदर से फ्लो करवा रहे हैं, so in case of the pipe flow क्या आ जाएगा, L is equal to 4 divided by this is pi by 4d square divided by what is the weighted perimeter, this is the pi d. So 4 से 4 गया, pi से pi गया, d से d गया, so ultimately क्या आ जाएगा, that is d. So L is equal to क्या आ गया, that is equal to d. So I can write, this is nothing but I can write the Reynolds number is nothing but the C. I can write in this way, u average into d divided by nu, or I can write in this way, that is rho u average d divided by mu. Getting my point, right? So यहां से आप रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करोगे, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द रेनॉल्ड नंबर, इफ दिस रेनॉल्ड नंबर, अब दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताया, या तो फ्लो क्या हो सकता है, या तो फ्लो लैमिनार हो सकता है, आइदर फ्लो इज लैमिनार फ्लो, और फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो आपके पास क्या हो सकता है, या तो लैमिनार हो सकता है या तो टर्बुलेंट हो सकता है। सो इफ फ्लो इज टर्बुलेंट, दैट मींस इफ रेनॉल्ड नंबर is lesser than or equal to critical Reynolds number. And what is the critical Reynolds number in case of the pipe flow? What is the critical Reynolds number in case of the internal flow? कितना होता है इंटरनल फ्लो के केस में, ठीक है, either it is a 2300 और 2000, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको स्टैंडर्ड बुक में ही 2300 भी मिलेगा और किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको 2000 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों में से जो लेना है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
right? So if Reynolds number is lesser than or equal to critical Reynolds number, then flow is laminar. If Reynolds number is greater than the critical Reynolds number, if Reynolds number is greater than the critical Reynolds number, then flow is turbulent. Flow becomes a turbulent, right? So अगर आपके पास flow laminar है, if flow is laminar है, then what is the entrance length? Entrance length क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना? entrance length. What is the entrance length? So that entrance length, और ये entrance length बोलने का मतलब we are talking about the hydrodynamic entrance length. ठीक है, we are talking about the hydrodynamic entrance length. Hydrodynamic entrance length. So what is the hydrodynamic entrance length? That is nothing but the XLEH. ये कितना हो जाएगा? That is nothing but the 0.05 Reynolds number multiplied by diameter. 0.05 Reynolds number multiplied by dia in case of the laminar flow. Remember, in case of the laminar flow. ये बात किसकी हो रही है? बात हो रही है laminar flow अगर है तो. अगर turbulent flow है, if flow is turbulent, then what is the hydrodynamic entrance length? In this case, that XLE, in this case that XLEH is equal to 10 times of the diameter. 10 times of diameter या फिर, ठीक है, या फिर 10 times of diameter to 60 times of the diameter, इसके बीच में आएगा. ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ द डायमीटर टू 60 टाइम्स ऑफ द डायमीटर मतलब डी मतलब पाइप का डायमीटर, राइट? इसके बीच में आने वाला है क्या? इसके बीच में आने वाला है हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ व्हेन फ्लो बिकम द टर्बुलेंट, राइट? सो इन दिस केस सी हियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैकेनिकल में तो नहीं, मैकेनिकल सिविल में तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन केमिकल में बना हुआ है कि जो हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ है, ठीक है, इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो किसका फंक्शन है? तो इट डिपेंड्स ऑन द रेनॉल्ड नंबर एंड द डायमीटर. रेनॉल्ड नंबर और डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, बट इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनॉल्ड नंबर. सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ, राइट? दिस इज अबाउट द हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस लेंथ. गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करना. मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्या बताया था यहाँ पे? ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फ्लो प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल चेंज नहीं हो रहा है. इन अ डेवलप्ड रीजन द प्रोफाइल इज नॉट चेंज, राइट? अच्छा, प्रोफाइल चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोफाइल कब चेंज नहीं होगा? जब तक फ्लो लैमिनार है. जब तक फ्लो लैमिनार है तब तक प्रोफाइल में चेंजेस नहीं आएगा. बट व्हेन फ्लो बिकम्स अ टर्बुलेंट, जब फ्लो आपके पास क्या हो जाएगा? फ्लो इज टर्बुलेंट, तब आपके पास प्रोफाइल में तो चेंज होगा ही होगा ना. ठीक है, बिकॉज दैट टर्बुलेंट प्रोफाइल जो होगी, टर्बुलेंट प्रोफाइल इज मोर फ्लैटर एज अ कंपेयर टू द लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल. लेकिन हाँ, जब तक फ्लो लैमिनार है इन अ फुल्ली डेवलप्ड रीजन, जब तक फ्लो लैमिनार है तब तक आपके पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं होगा. लेकिन हाँ, एक बार फ्लो अगर टर्बुलेंट हो रहा है तो बिल्कुल आपके पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, दैट वेलोसिटी प्रोफाइल विल चेंज. वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा? वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो चेंज होगा, राइट? अब आपके पास यहाँ पे ये सारा चीज तो हम लोगों ने समझ लिया. अब आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई ये जो u है, दैट u इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर मैं u की बात करता हूं, दैट u इज नथिंग बट द, यहाँ पे जो आप u लिखते हो ना, ये u जो लिखते हो, that u is nothing but the average velocity. u is nothing but the average velocity. अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करना, ठीक है? इन चीजों को आप समझना, हमेशा चीजों को रिलेट करते हुए अगर पढ़ोगे ना तो कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे. लेकिन अगर आप ब्लाइंडली अगर आप पढ़ोगे ना, एकदम से पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे, तो आप हमेशा दिक्कत में आओगे. तो चीजों को हमेशा रिलेट करके पढ़ा करो, ठीक है? तो जब हम फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स कन्वेक्शन में दो केसेस हम डील कर रहे हैं ना. एक तो हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास फ्लैट प्लेट का केस है, और एक हमारे पास क्या है, या फिर आई कैन से, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक्सटर्नल फ्लो का केस है और एक हमारे पास इंटरनल फ्लो का केस है. ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास एक्सटर्नल फ्लो का केस है, और एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास इंटरनल फ्लो का केस. यही दो केसेस ही पढ़ना है आपको, राइट? तो देखो, एक्सटर्नल फ्लो के केस में अगर आप देखते हो तो कौन सी वेलोसिटी पिक्चर में आती है? दैट u इंफिनिटी, विच इज कॉल्ड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. दिस इज कॉल्ड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. होता है कि नहीं? एक्सटर्नल फ्लो के केस में कौन सी वेलोसिटी आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? दैट इज नथिंग बट द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. बट इन केस ऑफ द इंटरनल फ्लो कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? दैट एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, एवरेज और मीन वेलोसिटी.
एवरेज और मीन वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? और यही एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हो? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी और व्हाट इज द मीन वेलोसिटी? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी और व्हाट इज द मीन वेलोसिटी? सो दैट एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी क्या है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे? अगर मैं बात करता हूं, पहले आप समझो, पहले डेफिनेशन को मत देखिए, आप पहले आप इधर समझिए, ठीक है? पहले आप इधर समझिए, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास हो गया, अगेन दिस इज द पाइप, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, दिस इज द पाइप, लेट अस अज्यूम, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पाइप है, और ठीक है, आइडेंटिकल मैं एक और पाइप ले लेता हूं, ठीक है? देयर आर टू पाइप्स विच आर आइडेंटिकल, यहां पे मैं दो पाइप लेता हूं और दोनों के दोनों पाइप क्या है, दोनों के दोनों पाइप आइडेंटिकल है, राइट? अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड रीजन की हम बात करते हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग सो मच इन द डेवलपिंग रीजन। हम डेवलपिंग रीजन में उतना डिस्कशन नहीं करते, करते हैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, बट वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके करोगे, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके आप करोगे, ठीक है? हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिस्कशन हम डेवलपिंग रीजन में नहीं करते, वी आर डिस्कसिंग ऑन द डेवलप्ड रीजन, राइट? तो यहां पे भी हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पे भी हम डेवलप्ड रीजन की बात कर रहे हैं, व्हेन फ्लो इज फुल्ली डेवलप्ड, when flow is fully developed. So just take an example at a particular section. If suppose this is a particular section, if I say this is the particular section, in this particular section, right, that velocity changing with respect to r, सबको पता है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास, see this is the center line, I say this is the center line, and here also I say this is the center line, this is the center line, this is the center line, right? So this is nothing but the r is equal to 0, this is nothing but the r is equal to 0, yahan pe r is equal to 0 and here r is equal to 0, right? So at a particular section, that let us assume that velocity profile is like this, at a particular section that velocity profile is like this, let us assume velocity profile जो है वो आप इस टाइप का है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है that u is a function of r at a particular x, that u is a function of r, so this is the velocity profile. This is the velocity profile at a particular x. Getting my point, right? अब आप समझिए कि एक्चुअल में तो वेलोसिटी, each layer has a different velocity in actual condition. In actual condition, each layer has a different velocity. So what is the average velocity and what is the mean velocity, right? So at a particular section, that average velocity or mean velocity, it is nothing but the hypothetical velocity. ठीक है? ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसी पर्टिकुलर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, देखो इसी पर्टिकुलर सेक्शन पे आया ये पर्टिकुलर सेक्शन, और इसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैं यू एवरेज की बात करता हूं, तो दैट यू एवरेज इज नथिंग बट द हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, दैट यू एवरेज इज नथिंग बट द हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, और इस हाइपोथेटिकल वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, ठीक है? तो कैसा वेरिएशन दिख रहा है या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, राइट? अब डेफिनेशन देखो, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन इट इज द हाइपोथेटिकल वेलोसिटी व्हिच गिव्स द सेम मास फ्लो रेट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर आप एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल को कंसीडर करके, इफ यू आर फाइंडिंग द मास फ्लो रेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और अगर आप hypothetical velocity or I can say average velocity को consider करके, if you are finding the mass flow rate from the same section, you will get the same mass flow rate। मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से, ठीक है, अगर इस केस में अगर मैं मास फ्लो रेट कैलकुलेट करूं, मास फ्लो रेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, इफ आई से यहां से जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट करता हूं, आई से दिस इज नथिंग बट द एम डॉट, और यहां से जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट करता हूं, दैट इज नथिंग बट द एम डॉट डैश, so I can say that m dot is equal to, that is nothing but the m dot dash, m dot is equal to m dot dash। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो m dot है ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और m dot dash जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो m dot dash कैलकुलेट कर पाना तो बड़ा आसान है, इट इज इजी टू कैलकुलेट द m dot dash, राइट? सो ये मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी, और यू कैन से द मीन वेलोसिटी। सो m डॉट कैलकुलेट कर पाना बड़ा आसान है। व्हाट इज द m डॉट? सो फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज द m डॉट? दैट मास फ्लो रेट इज नथिंग बट द रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी ना, रो इनटू एरिया इनटू दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी।
रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, यही आपके पास क्या है, दिस इज द मास फ्लो रेट, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे, इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें भी डाउट होगा तो बता देना भाई, ठीक है। दैट रो इज इक्वल टू क्या लिखते हो, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट यू रो इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो ऊपर नीचे अगर मैं इफ आई डिवाइडेड बाई टी, सो ये हो जाएगा m बाई टी, एंड दिस इज द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी, एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी इज नथिंग बट द, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम फ्लो रेट, एंड वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिनोटेड बाई क्यू, राइट। सो यहां से कितना आ जाएगा, that m by t is nothing but the m dot, and that is nothing but the rho multiplied by q. So rho multiplied by q, now q को आप क्या लिख सकते हो, q is nothing but the discharge, so this is the area into velocity, area into velocity, right? So what is the m dot dash here, see that is nothing but the rho. What is the area, so what is the flow area here, that is nothing but the pi by 4, that is nothing but the pi by 4 d square multiplied by what is the velocity, that velocity is nothing but the u average. तो यहाँ पे कैलकुलेट कर पाना it is easy. Here calculation of the m dot is easy. Why it is easy? Because that velocity is constant, velocity is uniform here, but here that velocity is changing with respect to r. So ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं, ठीक है, r इज इक्वल टू मतलब सेंटर लाइन से r डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, r डिस्टेंस पे आके आई कंसीडर, ठीक है, r डिस्टेंस पे आके क्या करता हूं, r डिस्टेंस पे आके मैं एक एलिमेंट कंसीडर करने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे अगर देखो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, देखो, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, r डिस्टेंस पे आके, r डिस्टेंस पे आके मैंने ये कंसीडर कर लिया, r डिस्टेंस पे आके मैंने ये कंसीडर किया, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू r, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने आपके पास r डिस्टेंस पे आके क्या किया, ये एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर लिया, और पहले मैं क्या करता हूं, ये जो स्मॉल एलिमेंटल रिंग है ना, इस स्मॉल एलिमेंटल रिंग से कितना मास फ्लो रेट हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी कैन इंटीग्रेट इट, राइट। सो यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं, यहां से अगर मैं बोलता हूं, देखो यहां से अगर आप देखोगे, देखिए ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग ले रहा हूं, ठीक है, ये आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना, इफ यू आर सीइंग इन अ क्रॉस सेक्शन, अगर आप क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो ये देखो आप, मैं आपको क्रॉस सेक्शन ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये आपको ऐसा, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो, ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, इफ दिस इज द सेंटर, सो दिस रेडियस इज नथिंग बट द आर ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा आर, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द डी आर ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर, राइट। तो ये जो है ये क्या हो गया, डी आर, द थिकनेस इज नथिंग बट द डी आर, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द आर। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है, क्या सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे वहां पे यही आपके पास क्रॉस सेक्शन है, यही क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है वहां पे, बिल्कुल यही की, ठीक है। तो थिकनेस मेरे पास क्या था, थिकनेस इज नथिंग बट द डी आर, और जो रेडियस है दैट रेडियस इज नथिंग बट द आर। तो हमको यहां से ये जो आप देख रहे हो ना, इस थिकनेस से कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, ये पहले हमको फाइंड आउट करना है, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, देन हम इंटीग्रेट कर देंगे, देन हम बता देंगे कि आपके पास ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है उससे कितना मास फ्लो रेट आपके पास हो रहा है, राइट। तो m डॉट कैलकुलेट करना है, तो पहले यहाँ ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से कितना मास फ्लो रेट होगा, ठीक है। तो आई से लेट अस अज्यूम इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द डी एम डॉट, एंड व्हाट इज द लिमिट, 0 टेंस टू r, 0 टेंस टू r, यही लिमिट होगा, 0 टेंस टू r, राइट। सो 0 टेंस टू r, नाउ व्हाट इज द dm डॉट, व्हाट इज द dm डॉट, सो इट इज सिंपल, डेंसिटी इज रो, ठीक है, एट ए r distance that velocity is nothing but the u, and that small elemental ring is, small elemental area of the ring is, that is nothing but the dA, राइट। और dA को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज द dA, राइट, दिस इज नथिंग बट द dA ना, ये आपके पास dA, सी दिस इज नथिंग बट द dA, ये आपके पास dA है। So what is the dA? That dA is nothing but the, I say this is 2 pi r multiplied by, this is the 2 pi r multiplied by dr, 2 pi r multiplied by dr, this is nothing but the flow area, remember this is nothing but the flow area, ठीक है। so 2 pi r into thickness dr, यही तो होगा ना यार, देखो ना, this is nothing but the 2 pi r, if you see this is the 2 pi r into thickness, that is the dr, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर देखोगे that m dot is equal to, that is 0 tends to r, 0 tends to r, so that is rho into u into what is the dA, that is a 2 pi r
और ये हो गया डी आर, 2 पाई आर डी आर. सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर आई सेड ए एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर बी. सो फ्रॉम ए एंड बी, right? So from A and B, from A and B, from A and B मैं क्या लिख सकता हूं, that m dot is equal to m dot dash, बिल्कुल लिख सकते हैं. So भाई सबसे पहले तो ये बताओ, और I can say m dot dash is equal to m dot, right? So what is the m dot dash? That is nothing but the row multiplied by, that is pi by 4 d square multiplied by pi by 4 d square multiplied by, that is a u average is equal to, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर देखोगे, so that is 0 tends to r, that is 0 tends to r rho into 0 tends to r rho into 2 pi r u, 2 pi r u, and that is a dr, 2 pi r, that is u, right? So यहां से रो कैंसल आउट हो जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, right? पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, राइट? डी स्क्वायर बाई 4, तो यहां से अगर देखोगे, आई विल डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ द डी स्क्वायर बाई 4 मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, एंड दैट इज अ यू एवरेज इज इक्वल टू, यहां से अगर देखोगे दैट इज 0 टेंस टू आर एंड दैट इज नथिंग बट द टू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा यू आर, ये हो गया डी आर. सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, you will get the average velocity and that is nothing but the 2 by r square, 0 tends to r, ठीक है, 2 by r square, 2 by r square, 0 tends to r, and that is nothing but the ur dr. This is nothing but the average velocity. This is nothing but the average velocity. Right? एंड रिमेंबर दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको याद रखना है आपको, ठीक है? दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 1. आई से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इसको मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, राइट? मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, राइट? तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आपको दिमाग में रखना है, इसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी, राइट? क्योंकि जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया ना, वैसे ही आपके पास जब आगे आप पढ़ोगे थर्मल बाउंड्री लेयर, देयर इज अ concept of the mean temperature or I can say bulk mean temperature and that is very very important concept, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस पे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सो दैट जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, जैसे आप एवरेज, इज इट क्लियर टू ऑल? एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है पिक्चर में, समझ आ रहा है? व्हाई एवरेज वेलोसिटी कम इनटू पिक्चर, व्हाई एवरेज वेलोसिटी कम इनटू पिक्चर, व्हाई एवरेज वेलोसिटी कम इनटू पिक्चर, ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट? अब देखो, अब आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हो, इफ सपोज देयर इज अ लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल, इफ सपोज, ठीक है, लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल आपके पास है, टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल है, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल. सिर्फ आपको करना क्या है, ठीक है? अगर जो चीजें चेंज होगी, वो चीजें क्या चेंज होंगी? अगर मैं आपसे बोलूं, अगर चेंज होगा, अगर मैं बोलता हूं इफ फ्लो इज लैमिनार फ्लो, अगर फ्लो मेरे पास लैमिनार फ्लो है और फ्लो अगर मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो है, तो होगा, तो चेंज क्या होगा? ठीक है, इफ आई से फ्लो इज लैमिनार, इफ आई से फ्लो इज टर्बुलेंट, राइट? तो अगर मैं बोलता हूं, देखो यहां पे समझना, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहने वाला है. चेंजेस कहां पे आएगा? चेंजेस आएगा यहां पे, ठीक है? अगर मैं चेंजेस की बात करता हूं, तो अगर मेरे पास लैमिनार फ्लो है या मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो है, राइट? सो अगर मैं लैमिनार फ्लो की बात करता हूं, तो लैमिनार फ्लो पाइप में, टर्बुलेंट फ्लो पाइप में, देखो क्या चेंजेस आ रहा है, आप खुद सोचने की कोशिश करना. एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, दिस इज द फुल्ली डेवलप्ड फ्लो ना, यहाँ पे हम लोग फुल्ली डेवलप की बात करेंगे, ठीक है? ये हो गया. तो यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट द सी. एक चीज और यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये सेंटर लाइन है एंड हियर ऑल्सो दिस इज द सेंटर लाइन. तो यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल देखोगे ना, लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल इज द सेकेंड डिग्री पैराबोला, ये आता है आपके पास, ठीक है? पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज सेकेंड डिग्री पैराबोला प्रोफाइल, राइट? ये आया होगा. और अगर मैं टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल, सो टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल इज मोर फ्लैटर एज कंपेयर टू द लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल. दिस इज द टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल.
राइट। अगर आप ये देखोगे तो ये मेरे पास लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल है, एंड दिस इज द टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल। ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। आई एम नॉट डिस्कसिंग सो मच हियर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। इसीलिए बोला जाता है ना, कन्विक्शन उसी का अच्छा होगा जिसका जो बाउंड्री लेयर वाला जो पार्ट है ना, जो पाइप फ्लो बाउंड्री लेयर वाला पार्ट जिसका अच्छा होगा, उसका ही कन्विक्शन अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन बात हो रही है फीलिंग वाली पार्ट, फीलिंग वाली बात हो रही है। ठीक है, आपको जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इंटरनल फ्लो के केस में या इवन एक्सटर्नल फ्लो के केस में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की फीलिंग स्ट्रांग तभी हो पाती है जब आपके पास जो फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो, राइट। सो इस केस में अगर लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल है तो लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल के केस में, ठीक है, जनरली जो वेरिएशन आता है, जो वेरिएशन आता है वो सेकंड डिग्री पैराबोला आता है। और ये आप लोगों ने इस टाइप का प्रोफाइल देखा होगा, u इज इक्वल टू यू मैक्सिमम 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, पढ़ा होगा आप ये। ठीक है, ये तो आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे ही टर्बुलेंट में आपके पास क्या होता है, टर्बुलेंट में भी आपके पास क्या होता है, टर्बुलेंट में भी आपके पास प्रोफाइल होता है u इज इक्वल टू यू मैक्सिमम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टू द पावर 1 बाई n। इस टाइप का आपने प्रोफाइल देखा होगा, u इज इक्वल टू यू मैक्सिमम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टू द पावर 1 बाई n, टू द पावर 1 बाई n, राइट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लैमिनार के केस में, लैमिनार के केस में ये, और ये आपके पास क्या है टर्बुलेंट के केस में, u इज इक्वल टू यू मैक्सिमम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टू द पावर 1 बाई n, राइट। तो अब आपको यहाँ पे बोला जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द u एवरेज एंड u मैक्सिमम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द u एवरेज एंड u मैक्सिमम, और यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द u एवरेज एंड द u मैक्सिमम, राइट। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द u एवरेज एंड u मैक्सिमम, u एवरेज और u मैक्सिमम में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, दोनों ही केस में आपको u एवरेज और u मैक्सिमम में रिलेशन पूछता है। ठीक है, तो इसका तो जनरली आपको याद होता है। ठीक है, क्या आता है इसका, दैट u एवरेज इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द u मैक्सिमम बाई 2, u मैक्सिमम बाई 2, u एवरेज इज इक्वल टू u मैक्सिमम बाई 2, राइट। तो इन सम टाइम क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन होता है, u मैक्सिमम गिवन होता है, राइट, और आपको रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, u मैक्सिमम गिवन होता है, रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना होता है। तो हमेशा रेनॉल्ड नंबर जब भी आप कैलकुलेट करते हो ना, दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो u एवरेज इज इक्वल टू u मैक्सिमम बाई 2 इस वेलोसिटी प्रोफाइल के करस्पॉन्डिंग आता है। वैसे ही आप यहाँ पे कितना आता है ये आप चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे u r dr, सो भाई यहाँ पे देखो ना u कैसे चेंज हो रहा है r के साथ, यहाँ पे u कैसे चेंज हो रहा है r के साथ, राइट। और यहाँ पे जनरली जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू जो होती है दैट इज नथिंग बट द 7। बेसिकली हम 1/7 पावर, टर्बुलेंट के केस में वी आर यूजिंग द 1/7 पावर लॉ, 1/7 पावर लॉ विच इज मोर प्रैक्टिकल, 1/7 पावर लॉ। सो n का वैल्यू जो होता है वो n का वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, n का वैल्यू जो लेके चलते हैं वो 7 लेके चलते हैं, 5 to 7 के बीच में होता है n का जो वैल्यू होता है वो 5 to 7 के बीच में होता है। बट जनरली हम क्या लेके चलते हैं, 7 लेके चलते हैं, बिकॉज 1/7 पावर लॉ इज द मोस्ट पॉपुलर वेलोसिटी प्रोफाइल इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, 1/7 पावर लॉ, राइट। तो n का वैल्यू हम लोग 7 लेके जनरली चलते हैं, राइट। तो यहां से आप निकाल सकते हो, तो चलो ठीक है, ये तो आप कर लोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे, समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अरे आ रहा है कि नहीं भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको हीट ट्रांसफर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से पढ़ाता तो आपको सारा चीज एक एक चीज बताता मैं, कि टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल व्हाई इट इज मोर फ्लैटर एज कंपेयर टू द लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, ये सारा चीज मैं आपको बताता, ठीक है। बट ठीक है, अभी इतने आप इतना समझने की आपको जरूरत नहीं है। चलो, ये आपके पास क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपको क्या चीजें देखनी है, इधर समझिए। अब आपको बात करनी है किसके बारे में, थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब आपको बात करनी है किसके बारे में, अब आपको बात करनी है थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर के बारे में। अब आपको बात करना है थर्मल बाउंड्री लेयर इन केस ऑफ द इंटरनल फ्लो, थर्मल बाउंड्री लेयर इन केस ऑफ द इंटरनल फ्लो। सो थर्मल बाउंड्री लेयर अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो भाई सेम चीज है। देखो,
थर्मल बाउंड्री लेयर अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, सो थर्मल बाउंड्री लेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन देयर इज अ पाइप, देयर इज अ पाइप। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पाइप है, ठीक है, राइट। और ये जो पाइप है, इस पाइप में अगर मैं बोलता हूं तो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंट्री पे अगर आप देखोगे, एंट्री पे ये आपके पास एंट्री हो गया, दिस इज द एंट्री, राइट। और एंट्री पे अगर मैं वेलोसिटी की बात, सॉरी, एंट्री पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो लेट अस अज्यूम दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द u एंड टेम्परेचर इज नथिंग बट द दैट इज t। एंट्री पे जो वेलोसिटी है दैट इज u एंड टेम्परेचर इज नथिंग बट द t, राइट। अब यहां पे अगर देखोगे, ठीक है, जैसे आपने किसका कॉन्सेप्ट आपके पास आया था, आपके पास कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, जैसा आपके पास कॉन्सेप्ट आया था किसका, आई कैन से हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का, वैसे ही आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा किसका, थर्मल बाउंड्री लेयर का। सो जैसे आप वहां पे एनालिसिस कहां पे कर रहे थे, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, वैसे ही सेम चीज आपको यहां पे करना है, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में एनालिसिस करना है। तो यहां पे भी आपके पास एक सर्टेन लेंथ जो होगा ना, एक सर्टेन लेंथ, ठीक है। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि भाई यहां तक, ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास डेवलपिंग रीजन है, बट यहां पे आपके पास ये कौन सा डेवलपिंग रीजन है, दैट इज द थर्मली डेवलपिंग रीजन, राइट। जैसे आपने यहां पे आपने बोला था दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोडायनामिकली डेवलपिंग रीजन, और आई कैन से आपने डिफाइन किया था हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ। सो यहां पे ये जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक, आई से दिस इज नथिंग बट द थर्मल entrance length, that is a hydrodynamically entrance length, and this is nothing but the thermal entrance length, and this thermal entrance length is nothing but the, I can say this is nothing but the XLE, this is nothing but the XLE, और ये मेरे पास क्या है, that is T, right। so what is the XLET, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, this is nothing but the, this is nothing but the thermal entrance length, this is nothing but the thermal एंट्रेंस लेंथ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है थर्मल एंट्रेंस लेंथ। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझना, ये जो आपके पास पाइप का जो सरफेस है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पाइप के जो सरफेस का जो टेम्परेचर है दैट इज नथिंग बट द टीएस। पाइप का जो सरफेस है, पाइप के सरफेस का टेम्परेचर क्या है, दैट इज नथिंग बट द टीएस। और फ्लूइड का जो इनलेट टेम्परेचर है, वो इनलेट टेम्परेचर क्या है, दैट इज नथिंग बट द टी। और यहां पे आपके पास क्या है, दिस इज द यूनिफॉर्म, ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। इवन वेलोसिटी को देखोगे दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एट द एंट्री, राइट। टीएस क्या है, व्हाट इज द टीएस, द टीएस इज नथिंग बट द, टीएस इज नथिंग बट द सरफेस टेम्परेचर, आई कैन से सरफेस टेम्परेचर है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और आई कैन से दिस इज नथिंग बट द वॉल टेम्परेचर। आपको जो अच्छा लगता है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर, और आई कैन से दिस इज नथिंग बट द वॉल टेम्परेचर। व्हाट इज द एक्सएलईटी, दिस इज नथिंग बट द थर्मल एंट्रेंस लेंथ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है थर्मल एंट्रेंस लेंथ, राइट। सो बिफोर दैट ये आपके पास कौन सा रीजन हो गया, अगेन यहां पे अगर देखोगे तो दिस रीजन इज नथिंग बट द डेवलपिंग रीजन। ये जो रीजन है, ये रीजन कौन सा रीजन है, डेवलपिंग रीजन, एंड आफ्टर दैट द डेवलप रीजन इज द डेवलप रीजन। सो दिस इज नथिंग बट द, आई से थर्मल, आई से डेवलपिंग रीजन, दिस इज द डेवलपिंग रीजन, एंड दिस इज नथिंग बट द डेवलप्ड रीजन, डेवलप्ड रीजन। और यहां पे हम थर्मली बात कर रहे हैं ना, यहां पे हम थर्मली बात कर रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिकली ऑलरेडी आप लोगों ने बात कर ली है, अब यहां पे हम थर्मली बात कर रहे हैं। सो थर्मली अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो दिस इज द डेवलपिंग रीजन, राइट। दिस इज द डेवलपिंग रीजन, एंड दिस इज नथिंग बट द डेवलप्ड रीजन, दिस इज नथिंग बट द डेवलप्ड रीजन। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट द थर्मल एंट्रेंस लेंथ, राइट। सो पहले हम थर्मल एंट्रेंस लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, थर्मल एंट्रेंस लेंथ। सो ये जो थर्मल एंट्रेंस लेंथ है ना, दिस थर्मल एंट्रेंस लेंथ, ये जो थर्मल एंट्रेंस लेंथ है, ये आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट, ठीक है। अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो फ्लो है वो फ्लो लैमिनार फ्लो है या फिर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। फ्लो आपके पास लैमिनार फ्लो है या फिर फ्लो जो है आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर फ्लो मेरे पास लैमिनार फ्लो है, इफ फ्लो इज लैमिनार, देन थर्मल एंट्रेंस लेंथ, देन थर्मल एंट्रेंस लेंथ that is nothing but the 0.05 Reynolds number multiplied by diameter multiplied by Prandtl number। Getting my point। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास टर्बुलेंट है, सो इन केस ऑफ द टर्बुलेंट दैट इंट्रेंस लेंथ जो होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द
diameter. That is nothing but the 10 times of the diameter. Getting my point? ठीक है. So यहाँ तक समझ आ रहा है भाई क्या हो रहा है? What is the XLE? That is nothing but the thermal entrance length. That is nothing but the thermal entrance length. Right? अब यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई ये बताओ मेरे को, आप मेरे को बस इतना बता दो, ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो? ये जो है यहां से यहां तक, यहां से टर्बुलेंट की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टर्बुलेंट के केस में अगर आप देखोगे तो टर्बुलेंट के केस में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनॉल्ड नंबर. बट इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो, अगर लैमिनार फ्लो है तो लैमिनार के केस में द थर्मल इंट्रेंस लेंथ, और आई कैन से डेवलपिंग रीजन में जो आपके पास इंट्रेंस लेंथ है, इन अ डेवलपिंग रीजन दैट इंट्रेंस लेंथ, थर्मल इंट्रेंस लेंथ दैट इज नथिंग बट द 0.05 RE into D. तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं क्या? अगर मैं ये देखूं तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं क्या? दिस इज नथिंग बट द XLE, दैट इज द हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ. यही तो था हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ. दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ. ये हो गया प्रांडल नंबर. लिख सकते हैं भाई कि नहीं लिख सकते? आप बताओ, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इज द थर्मल इंट्रेंस लेंथ, this is the hydrodynamic entrance length multiplied by Prandtl number. yes or no, yes or no, fast जल्दी से बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं. यस. अब आपके पास मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताना. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ठीक है, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, आप बताना करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल शो वन स्टेटमेंट. प्लीज टेल मी कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इफ प्रांडल नंबर is greater than 1, if Prandtl number is greater than 1, then hydrodynamic boundary layer develops, then hydrodynamic boundary layer develops more rapidly than the thermal boundary layer, ठीक है, आप बताओ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. If Prandtl number is greater than 1, then this statement is correct or not. If Prandtl number is greater than 1, so definitely if Prandtl number is greater than 1, then definitely XLEH is lesser than the XLET. If Prandtl number is greater than 1, ठीक है, जस्ट बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इफ प्रांडल नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर प्रांडल नंबर जो है वो 1 से ज्यादा होगा तो जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर होगा वो दैट डेवलप्स मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द थर्मल बाउंड्री लेयर. अब सीधी सी बात है यार, इफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर डेवलप्स मोर रैपिडली, इफ आई से मोर रैपिडली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इंट्रेंस लेंथ है इन केस ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक कम होना चाहिए ना. जो इंट्रेंस लेंथ है इन केस ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आप खुद सोच के देखो थोड़ा सा. इफ आई से दैट हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर डेवलप्स मोर रैपिडली, देन क्या होना चाहिए? आपके पास जो इंट्रेंस लेंथ है, हाइड्रोडायनेमिक इंट्रेंस लेंथ है, वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें थर्मल और हाइड्रोडायनेमिक को, तो जस्ट सोच के बताओ, जस्ट थिंक वंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ सोचो कि आपके पास जो इंट्रेंस लेंथ है वो हाइड्रोडायनेमिक के केस में कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली माय डियर, ठीक है, इधर सुनिए आप लोग, ठीक है, आप लोग समझो उस चीज को कि इफ प्रांडल नंबर इज ग्रेटर देन 1, इफ आई से प्रांडल नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन डेफिनेटली दैट हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ क्या होगा? वो कम होगा. यहां से देख लो ना यार रेशियो. अरे इतना दिक्कत मत किया करो. देखो, अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा XLE. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द थर्मल इंट्रेंस लेंथ डिवाइडेड by XLE. This is nothing but the hydrodynamic entrance length, and this is equal to Prandtl number. If I say Prandtl number is greater than 1, if I say Prandtl number is greater than, that means this is greater than to this, na?
दिस इज ग्रेटर देन दिस, राइट। सो इफ आई से कि प्रांडल नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब तो डेफिनेटली ये जो XLE है, जो हाइड्रोडायनेमिक इंटेंस लेंथ है वो कम है, इसका मतलब कम लेंथ में वो क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दैट हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर डेवलप्स more rapidly as compared to the thermal boundary layer and vice versa, right? Vice versa मतलब if Prandtl number is less than 1, if Prandtl number is less than 1, then thermal boundary layer develops more rapidly as compared to the hydrodynamic boundary layer and vice versa. Getting my point? टर्बुलेंट के केस में तो ऐसा कोई झंझट है ही नहीं, टर्बुलेंट के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि टर्बुलेंट के केस में तो मैं ये लिख सकता हूं ना, टर्बुलेंट के केस में तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई XLE जो थर्मल इंट्रेंस लेंथ है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ, ठीक है। द थर्मल इंट्रेंस लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइड्रोडायनामिक इंट्रेंस लेंथ। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो एकदम प्यार से समझना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हाँ कॉलेज लेवल पे इतना डेप्थ में आप नहीं पढ़े होगे, तो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा अरे यार सर इतना सारा चीज क्या पढ़ा रहे हो, इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। बट भाई आपका जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपको नसेट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया और बोल देगा कि बताओ चलो नसेट नंबर बताओ, या प्रांडल नंबर निकालने बोल देगा, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि सिंपल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो रिमेंबर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको कहां से क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको सारा चीज यहां से क्लियर होगा, ठीक है। चलो इतनी बात भी क्लियर हो गई आपके पास। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले किसके बारे में, हम यहाँ पे बात करने वाले वेरिएशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन आप बताऊं, चलो अगर हम बात करने वाले, जो भी बात करने वाले हैं ना, जो भी हमारा डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन डेवलप्ड रीजन पे, फुल्ली डेवलप्ड रीजन पे है। डेवलपिंग रीजन में हमारा हम डेवलपिंग रीजन में वी आर नॉट कंसर्निंग फॉर द डेवलपिंग रीजन, ठीक है। बिकॉज डेवलपिंग रीजन यार बहुत छोटा होता है, डेवलपिंग रीजन हमारे पास क्या होता है, बहुत छोटा। अगर पूरा का पूरा पाइप फ्लो है ना, अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास मान लो 10 मीटर का पाइप है, 10 मीटर का पाइप है, तो जो डेवलपिंग रीजन जो होता है ना, वो डेवलपिंग रीजन आपके पास बहुत छोटा होता है। सो मैक्सिमम रीजन में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है। तो हमारा जो कंसर्न होता है ना, वो कंसर्न होता है डेवलप्ड पार्ट, नॉट डेवलपिंग पार्ट, बिकॉज डेवलपिंग पार्ट इज छोटा छोटा पार्ट, छोटा सा पार्ट है वो, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसर्निंग फॉर द डेवलप्ड रीजन, हमारा जो कंसर्न है वो डेवलप्ड रीजन के लिए है, राइट। सो अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं डेवलप रीजन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप रीजन, और अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास मान लीजिए, या फिर एक काम कर सकता हूं ना, एक काम ये कर सकता हूं, जो टीएस है, देखो अगर मैं बोलता हूं जो टीएस है, इफ दिस टीएस इज ग्रेटर देन द टी, अगर मैं बोलता हूं सरफेस का जो टेम्परेचर है, वो सरफेस का टेम्परेचर क्या है, जो फ्लूइड इन कर रहा है ना, फ्लूइड इन कर रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज टी, उससे ज्यादा है, तो क्या होने वाला है। अगर हम प्रोफाइल की बात करें, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया डेवलप्ड रीजन में, अगर आपने ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, दिस इज द पर्टिकुलर सेक्शन, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर, ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन अगर आप देखोगे, तो टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा, समझो यहाँ पे अगर देखोगे तो टेम्परेचर क्या, सरफेस टेम्परेचर, हियर द टेम्परेचर इज नथिंग बट द सरफेस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर है, एंड दिस इज द, ठीक है, ये आपके पास सेंटर लाइन है, दिस इज नथिंग बट द सेंटर लाइन, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर इज नथिंग बट द टीएस, हियर द टेम्परेचर इज टीएस, क्लियर है। अब देखो, अब आपके पास क्या हो रहा है, ये रेडियल डायरेक्शन हो गया बाबू, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेडियल डायरेक्शन, अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेडियल डायरेक्शन है ना यार, ये मेरे पास रेडियल डायरेक्शन है, राइट। अब एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे तो समझ आ रहा है कि टीएस के बराबर है टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर टीएस के बराबर है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टीएस के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप डिफरेंट लेयर को देखोगे, बिकॉज आई से टीएस इज ग्रेटर देन टी, सो डेफिनेटली आपके पास क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा, और जब कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा तो सरफेस से टूवर्ड्स द फ्लूइड होगा, और सरफेस से अगर टूवर्ड्स द फ्लूइड हो रहा है, तो अब आपके पास क्या होगा, देखो सरफेस का टेम्परेचर टीएस, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर लाइन की तरफ आते जाओगे, तो सेंटर लाइन की तरफ अगर आप आते जाओगे तो आपको जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन है। दिस इज नथिंग बट द टेम्परेचर वेरिएशन। क्या यही देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा, यस और नो,
यस और नो, क्या यही वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा? बिल्कुल यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर जो है वो आर का फंक्शन तो है। बिल्कुल, ये जो टेम्परेचर है वो आर का फंक्शन तो है। राइट, चलो अब आपके पास एक दूसरा सेक्शन और लेते हैं। ये आपके पास दूसरा सेक्शन हो गया, दिस इज द अनदर सेक्शन। और ये जो दूसरा सेक्शन है, इस दूसरे सेक्शन पे, ठीक है, ये जो दूसरा सेक्शन है, इस दूसरे सेक्शन पे अगर अब मैं पूछूं, देखो जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर को देखो, ये वाला देखो, सेंटर लाइन पे टेम्परेचर आपको मिनिमम दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है, ये सेंटर लाइन का टेम्परेचर, यहाँ पे द सेंटर लाइन टेम्परेचर इज दैट इज नथिंग बट द टी मिनिमम, टी मिनिमम। राइट, तो अब यहाँ पे बताओ, ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पे ये जो टी मिनिमम है वो टी मिनिमम सेम रहेगा या टी मिनिमम जो है वो चेंज हो जाएगा? ये जो टी मिनिमम है, ये टी मिनिमम आपके पास सेम रहेगा या ये जो टी मिनिमम है आपके पास चेंज हो जाएगा? बता सकते हो क्या होगा? मतलब जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनेगा अगले सेक्शन पे? क्या रहने वाला है बताइए, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? टेल मी फास्ट। तो सरफेस टेम्परेचर तो ठीक है, सरफेस टेम्परेचर तो टी एस है, सरफेस टेम्परेचर तो टी एस है, सेम रहने वाला है या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा, दिस इज द वेरिएशन, ऐसा कुछ। क्यों चेंज हो गया भाई? चेंज क्यों होगा? क्यों चेंज होगा? राइट, चेंज क्यों होगा? देखो यहाँ पे अगर देखोगे, ये सेक्शन, ये आपके पास टीएस है ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? आप बोले कि भाई टीएस जो है वो तो कम है, टीएस तो है वो तो ज्यादा है टी से। आपने बोला कि भाई टीएस जो है वो तो किससे ज्यादा है? टीएस तो है वो तो टी से ज्यादा है। तो टीएस अगर टी से ज्यादा होगा, इफ टीएस इज मोर देन द टी, इफ टीएस इज मोर देन द टी, अगर टीएस आपके पास ज्यादा है टी से, तो यहां से आपके पास कन्वेक्शन ही ट्रांसफर होगा, यहां से कन्वेक्शन ही ट्रांसफर होगा, यहां से कन्वेक्शन ही ट्रांसफर होगा, यहां से कन्वेक्शन ही ट्रांसफर होगा। तो जैसे जैसे आप एक्स डिस्टेंस पे आप जा रहे हो, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ये मेरे पास हो गया एक्स डायरेक्शन। सो जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में अगर जाऊंगा, तो यहां से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, यहां से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, यहां से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अब यहाँ का जो टेम्परेचर है, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं पहले एट पर्टिकुलर दिस सेक्शन एट r इज इक्वल टू 0 इफ टेम्परेचर इज टी मिनिमम। सो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो आपके पास सेंटर लाइन पे जो टेम्परेचर होगा, आई से दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट द टी मिनिमम डैश, टी मिनिमम डैश, एंड दिस टी मिनिमम एंड दिस टी मिनिमम डैश इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, यहां से भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां से भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। सी हियर, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है? कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो भाई टेम्परेचर सेम थोड़ी होगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं, देखो मैं जनरल बात बोल रहा हूं, क्या जनरल बात बोल रहा हूं, ठीक है? अगर आपको समझ आए तो बताइएगा कि आपके पास, जैसे आप पहले क्या देखते थे, पहले अगर आपने वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में जब डिस्कशन किया था, तो आपने बोला था u इज अ ओनली फंक्शन ऑफ x, u जो है वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन था। ठीक है, सॉरी, u इज द ओनली फंक्शन ऑफ r, u जो है वो x का फंक्शन नहीं था अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल को देखोगे। बट हियर आई से, किसी भी आप रेडियल डिस्टेंस पे अगर आप चले जाते हो ना, किसी भी रेडियल डिस्टेंस पे, तो टेम्परेचर जो है वो r का फंक्शन तो है ही। देखोगे रेडियल डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है। ये मेरे पास क्या हो गया बाबू, ये मेरे पास है एक्स डायरेक्शन, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेडियल डायरेक्शन। सी, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द एक्स डायरेक्शन। सो भाई टेम्परेचर जो है वो आर के साथ तो चेंज हो ही रहा है, साथ में आपके पास क्या हो रहा है, साथ में आपके पास एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेडियल। यहां पे तो जैसे मैंने आर इज इक्वल टू 0 की बात की, अगर आप यहां से एक पर्टिकुलर आर पे ही चले जाओ ना, आप यहां पे चले जाओ, ठीक है, एक पर्टिकुलर आप आर पे ही चले जाओ, आप यहां पे चले जाओ, ये आर हो गया, और सेम आर पे आप इस सेक्शन पे चले जाओ, सेम आर पे आप इस सेक्शन पे चले जाओ, तो यहां का जो टेम्परेचर है और यहां का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहने वाला है। राइट, बिकॉज हियर द टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ, हियर द टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो, हियर द टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर है? बताइए, इतना सबको क्लियर है या नहीं है? अगर इतना क्लियर है तो आपको समझ आएगा। तो भाई देखो, जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब हम बात कर रहे थे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, तो हमने वहां पे तो बड़ी आसानी से
डेवलप रीजन का डेफिनेशन डेवलप रीजन का डेफिनेशन दे दिया था। क्या बोला था डेवलप रीजन? डेवलप रीजन वो रीजन है जहां पे du बाई डी एक्स क्या है, जहां पे du बाई डी एक्स है वो चेंज है, चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी भी एक पर्टिकुलर r पे, किसी भी एक पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे अगर आप जाते हो तो किसी भी एक पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे जो du बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू 0। बट व्हाट अबाउट हियर? क्योंकि यहां तो आपके पास क्या है, क्या यहां पे आप बोल पाओगे, क्या आप यहां पे बोल पाओगे, ये आप यहां जो भी बात कर रहे हैं ना वो डेवलप रीजन की बात कर रहे हैं, बट डेवलप्ड रीजन में आप देख रहे हो कि आपके पास जो टेम्परेचर है किसी भी रेडियल डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे अगर देखोगे ना एट ए पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस, इफ आई से एट अ particular radial distance, if I say at a particular radial distance r, I say at a particular radial distance r, so at a particular radial distance r dt by d, I can't say that dt by dx is equal to 0। मैं ये नहीं बोल सकता कि dt by dx जो है वो इक्वल टू 0 है, dt by dx इक्वल टू 0 होगा ही नहीं। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो x का फंक्शन होगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, x का फंक्शन होगा, राइट। सो यही आपको अंडरस्टैंड करना है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं थर्मल बाउंड्री लेयर की। तो थर्मल बाउंड्री लेयर के केस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलप्ड रीजन, डेवलप्ड रीजन का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे किसकी, जब आप बात कर रहे थे हाइड्रोडायनामिक, तो इट इज इजी कि टू डिफाइन द व्हाट इज द डेवलप्ड रीजन। तो वहां पे आपने बोला था, आपने ये बोल दिया कि du by dx एट अ पर्टिकुलर r इज इक्वल टू 0, दैट इज अ डेवलप्ड रीजन। बट हियर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो dt by dx होगा ना वो 0 नहीं होगा। किसी भी एक रेडियल डिस्टेंस पे आप चले जाते हो तो dt by dx जो है वो 0 नहीं होगा। तो यही आपको अंडरस्टैंड करना है, सेम चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ये सारा जो चीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है। टेल मी फास्ट, फास्ट बताइए क्या ये क्लियर है या नहीं है, सो दैट मैं आगे आप लोगों को फिर बढ़ा पाऊँ। जो भी डाउट होगा वो पूछिए जल्दी से, आपका जो भी डाउट होगा ना आस्क मी, जो भी डाउट होगा पूछिए। ठीक है, तो आगे जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ना, आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, अब देखो आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये तो बताना है कि आपके पास डेवलप रीजन का मतलब क्या है, बताऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि जब हम थर्मल बाउंड्री लेयर की बात करते हैं तो दो डेवलप्ड रीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, डेवलप रीजन का मतलब क्या होता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो एवरेज, एवरेज किसका, एवरेज वेलोसिटी का, वैसे ही अब आपको थर्म हीट ट्रांसफर में या फिर मैं बोलूं कन्वेक्शन में यहां पे आपको पढ़ना है किसका कॉन्सेप्ट, बल्क मीन टेम्परेचर का, राइट। क्योंकि यहां पे भी आप देखोगे कि आपके पास देखो एट ए पर्टिकुलर सेक्शन पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन पे आपके पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है। सो भाई यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एट ए पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मेरे पास टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, मेरे को एक सिंगल टेम्परेचर बताना पड़ेगा, एंड दैट सिंगल टेम्परेचर is nothing but the bulk mean temperature और that is also called the mixing cup temperature। उसको हम बोलते हैं mixing cup temperature या उसी को हम बोलते हैं bulk mean temperature, राइट। तो ये जो bulk mean temperature है या mixing cup temperature है उसके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए बिफोर एंडिंग द लेक्चर अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी। बिफोर एंडिंग द लेक्चर, लेक्चर एंड करने से पहले, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, लेक्चर को एंड करने से पहले, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, लेक्चर को एंड करने से पहले, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो भी आपके पास टॉप के एजुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन एक प्लान करना है। अब आपके पास जो सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हो, आइदर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, ठीक है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, डेफिनेटली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, ठीक है, वीकली बेसिस पे टेस्ट
आफ्टर 3 क्लासेस ईच क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग क्लास, ठीक है। सो डाउट आने वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और साथ में आपके पास जो क्लासेस है आइदर यू कैन डू इन इंग्लिश और यू कैन डू इन हिंदी। आप हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, इट्स अप टू योर चॉइस। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में करिए, राइट। चलिए ये तो बात होगी प्लस सब्सक्रिप्शन की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या खास है, ठीक है, तो प्लस वाली जो चीजें वो तो है ही, आइकॉनिक में ऐसा क्या खास है, आइकॉनिक में आपके पास डेफिनेटली अ पर्सनल कोच इज देयर, ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली वन ऑन वन, ठीक है, फेस टू फेस, मतलब वन ऑन वन आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। पॉसिबल है फेस टू फेस लेना तो वो भी ले सकते हो, बट ठीक है वन ऑन वन आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, या फिर कोई और भी चीज है जिसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि हाँ बात करना चाहिए, तो बिल्कुल आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल कोच इज देयर, ठीक है, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, ठीक है, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, और एट द सेम टाइम आपको अपना परफॉर्मेंस भी है वो जज कर सकते हो। टाइम टाइम पे स्टडी बूस्टर सेशन, ठीक है, टाइम टाइम पे आपको स्टडी बूस्टर सेशन भी मिलेगा, ठीक है। टेस्ट की जो एनालिसिस है पर्सनलाइज बेसिस पे होगी, पर्सनलाइज बेसिस पे टेस्ट एनालिसिस, एंड ऑब्वियसली, ठीक है, प्रॉपर नोट्स एंड दी प्रैक्टिस सेट्स, ये भी आपको मिलेगा जब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, राइट। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो और आप चाहते हो कि मैं संदीप सर के अंडर में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ एज ए मेंटर आपके साथ रहूं, आपको गाइड करूं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यूज करना है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान करो, यूज दी रेफरल कोड CHA10, यूज दी रेफरल कोड CHA10, एंड अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, मैं आपको सिर्फ, ठीक है, जो मेरे सब्जेक्ट 3 या 4 सब्जेक्ट है मैं उसमें हेल्प नहीं करने वाला हूँ, थ्रू आउट द सब्जेक्ट, थ्रू आउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे भले मैं आपके पास 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बट ओवरऑल जो 7 और 8 ईयर्स का जो आपके पास लंबा सा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डील किए हुए हैं, राइट। सो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। सो CHA10 दिस इज द रेफरल कोड CHA10। सो अगर आप 1 ईयर का प्लान करते हो, ठीक है, आप 1 ईयर का प्लान करते हो तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 18 मंथ तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 2 ईयर तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। For the iconic subscription, if you are planning for the iconic subscription, so if you are planning for the 1 year तो 1 ईयर के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 1 ईयर मींस 12 मंथ। और अगर आप 2 ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 2 ईयर तो आपको पे करना पड़ेगा 66,600 रुपीज, इतना आपको पे करना पड़ेगा, राइट। अनअकैडमी का जो आपके पास ऐप है उसमें आप मेरे को फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करो, ठीक है, संदीप चंद्राकर के नाम से वहां पे मिल जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो जो भी आपके पास स्पेशल क्लासेस है, स्पेशल क्लास का जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, स्पेशल क्लास हो गया या फिर प्लस में जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, राइट। अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, आप ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप, ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप ये आप ज्वाइन कर सकते हो, गेट एस्पिरेंट्स के नाम से है, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।